नमस्कार दोस्तों। देखो, इस बार हम जो करंट अफेयर्स के सेशन में बात कर रहे हैं, जितने भी लोग अभी मेरी लाइव क्लास सुन रहे हैं, पहले तो स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि कौन सा ऐसा पार्ट है जिससे जुड़े हुए समसामयिकी हैं जो इसमें मैं कवर करने वाला हूँ। पर्यावरण में वो मैंने फ़िलहाल आपने अभी मुझसे स्टैटिक क्लासेस नहीं सुनी है, अगर सुनी है तो अच्छी बात है। जो भी इन एरियाज़ हैं या कह लो जो क्षेत्र हैं जिनमें पर्यावरण, अगर आप मतलब यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो पर्यावरण में क्या क्या पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से समसामयिकी में ऐसा क्या कौन कौन सा इशू है जो इस अध्याय से जुड़ा हुआ, जो पीछे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। भारत के बायोम, प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति क्षेत्र के अपडेट्स जो इस वर्ष रहे हैं, उनसे कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो यूपीएससी और इसके अलावा अन्य राज्य स्तरीय मतलब प्रशासनिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन सब पर हम टिप्पणी करेंगे। और साथ ही साथ कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो ज़रूरी हैं, उनसे जुड़े हुए जो स्टैटिक होंगे, यानी जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स हैं, उनको भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और एक बात फिर मैं बोल दूँगा इस लेक्चर के शुरू करने के पहले कि आप जितने भी लोग इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं, वो एक बार स्टैटिक पार्ट ज़रूर कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। मेरी सारी की सारी क्लासेस एक बार स्टैटिक पार्ट अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि जब आप स्टैटिक किए हुए होते हैं, जिसके लिए आप फाउंडेशन बैच वगैरह सुनते हैं, उसके बाद आपको करंट अफेयर्स जोड़ना बड़ा आसान हो जाता है। और मैं बार बार बोलूँ तो मैंने पहले भी बोला, जो पिछले साल करंट अफेयर्स के लिए चीज़ें पढ़ाई थी, 80% चीज़ें इस बार भी वही रहेंगी, और उसके पिछले साल भी 80% करीब चीज़ें वही रहेंगी। सिर्फ 20 से 25% चीज़ें ऐसी होती हैं जो कुछ ना कुछ नहीं आती, बाकी वही चीज़ें आप देखिए तो लगातार आने वाले सालों के लिए महत्वपूर्ण बना रहता है कई वर्षों तक। तो वो चीज़ें आपको, कई चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो पिछले साल पढ़ाई होंगी, फिर भी यहाँ पे आपको रिपीट मिल रही होंगी, पर अपडेट्स होंगे, कुछ डेटा चेंज होंगे इन तथ्यों के साथ। तो आइए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बहुत बड़ा ये लेक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी यह लेक्चर तो है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग भारत के बायोम, प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति क्षेत्र के जो अपडेट्स हैं, जो यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, उनको लेकर हम लोग बात करेंगे। और यहाँ पर जितने भी लेक्चर्स आप सुन रहे हैं, इन सारे लेक्चर्स को आप राज्य स्तरीय परीक्षा के लिए भी सुनते रहिएगा और एक साथ ही तैयारी करके साथ साथ चलिएगा। ओके, देखो, हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे करंट अफेयर्स में, वह है विश्व के मैंग्रोव की नवीनतम स्थिति क्या है, उसकी क्या रिपोर्ट्स आए हैं। मैन और ग्रुप्स। देखो, मैंग्रोव जो हैं, वैसे भी इनको बोलूँ तो ये फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स होते हैं, यानी पूरी तरह से मरुद्भिद नहीं होते। ये चीज़ें आपको क्लियर कर दूँ। ये हमेशा ऐसे क्षेत्रों में होते हैं जहाँ पर सेसाइल होता है। सेसाइल मतलब ये कह लो कि जहाँ पर जो नदियाँ अपना जल लेकर आती हैं, है ना, और समुद्र के जिन क्षेत्रों पे खोलती, मतलब निकालती हैं, ले आती हैं, गिराती हैं, उन एरियाज़ को हम सेसाइल क्षेत्र कहते हैं। बहुत गहरी जगह नहीं होती, यहाँ पर आपको फ्रेश वाटर मिलेगा। और मैंग्रोव्स ऐसे होते हैं जो सॉल्ट टॉलरेंट पौधे होते हैं, यानी ये लवणता वाली जगह को भी बर्दाश्त कर सकते हैं। इसका मतलब मुख्यतः ये स्वच्छ जल वाले होते हैं और लवणता वाली जगह को भी बर्दाश्त कर सकते हैं, इसलिए इनको सॉल्ट टॉलरेंट बोला जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव का मतलब ही होता है सॉल्ट टॉलरेंट, यानी ऐसे पौधे जो लवणता वाले स्थान को भी झेल सकते हैं। इसका मतलब मुख्यतः ये स्वच्छ जल में होते हैं, लेकिन लवणता आने पर भी उनको बर्दाश्त कर सकते हैं। सो इसीलिए आपको ये मैंग्रोव जो भी होंगे वो कोस्टल एरियाज़ में ही मिलेंगे। और ये पता ही होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जो होता है वो हमारे राष्ट्र में मिलता है, हमारे ही देश में मिलता है, और सुंदरबन का क्षेत्र जो आप सबको पता है। तो धीरे धीरे इन सब चीज़ों पे बात करेंगे, देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समसामयिकी में रहती हैं। इन रिपोर्ट्स को लेते हुए हम लोग डिस्कशन करेंगे। विश्व मैंग्रोव दिवस हर वर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है, और कुछ डेटा है, जो तथ्य है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं पूरी दुनिया में। और मैंग्रोव जो होते हैं, क्योंकि ये पौधे कुछ विशेष तरह के पौधे होते हैं, जैसे राइजोफोरा है, सोनेरेशिया है, ऐसे कई पौधे हैं जो मैंग्रोव क्षेत्रों में ज़्यादा विशेषता मिलते हैं। लगभग 21 बिलियन टन, बिलियन मतलब अरब होता है, 21 अरब टन कार्बन को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने अंदर सिंक कर लेते हैं। तो ये कह लीजिए कि वातावरण में कार्बन की मात्रा को कम करते हैं इस तरीके से। और विश्व में एक रिपोर्ट ये आया है कि अगर जिस हिसाब से मैंग्रोव्स के नुकसान हो रहे हैं और जो चीज़ें मतलब ख़त्म हो रही हैं मैंग्रोव्स, उस हिसाब से ऐसा मानते हैं 2050 तक लगभग
50% मैंग्रोव हमारी पृथ्वी से समाप्त हो चुके होंगे। तो वो समय आए उसके पहले ही कुछ अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कुछ ऐसे तरीके हैं जो अपनाए गए, जैसे मिस्टी है, साइमे है, हम लोग बात करेंगे। इन सब के माध्यम से हम लोग पूरे विश्व में और इवन भारत में मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। साइमे और मिस्टी क्या है अभी आपको धीरे धीरे इसी चैप्टर में मिल जाएगा, मतलब इसी करंट अफेयर्स में आपको साइमे और मिस्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। दोनों ही चीज़ें हैं, जो साइमे है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें शुरू की गई, मिस्टी जो है भारत के स्तर पर जो चीज़ें शुरू की गई, जो मैंग्रोव के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगी, वो क्या हैं, किस तरीके से काम करते हैं। फाइन। तो यहीं पर एक बात और बता दूँ, 2025 से लेकर 2030 तक एक टारगेट है जो अचीव करना है। करीब 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव की सुरक्षा और उसका पुनर्स्थापन कर देना है, जिससे लगभग ऐसा मानते हैं कि $4 बिलियन है ना, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही न्यूज़ आ रहा है कि लगभग 4 अरब US डॉलर को इकट्ठा करेंगे और 2025 से 2030 के बीच में लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव की सुरक्षा की जाएगी। ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, मैंग्रोव की अगर परिभाषा दी जाए तो क्या है, तो एक सॉल्ट टॉलरेंट पौधे, तो लवण सहिष्णु तटीय वन, ठीक है, कहा जाता है। ये उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलते हैं, मतलब ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में आपको मैंग्रोव मिलेंगे। तो मैंग्रोव आपको कहाँ मिलते हैं, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्षेत्रों में, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात बोलूँ तो तटीय क्षेत्रों में एक तरह से सुरक्षा कवच का भी काम करते हैं। और आप कहिए तो समुद्र के जल को हम लोग ब्लू बोलते हैं ना, ब्लू वाटर हमेशा ब्लू कलर का होता है। तो अगर ओशन के कंजर्वेशन की बात करें उसको हम लोग कहते हैं ब्लू वाटर कंजर्वेशंस या ब्लू कंजर्वेशन भी कह सकते हैं। तो वही बात हो गई, यहाँ पर हम ब्लू कार्बन भंडार भी बोल सकते हैं, क्योंकि समुद्र में पाए जाएंगे, कोस्टल एरियाज़ में पाए जाएंगे, और मैंग्रोव है तो ये CO2 को सिंक कर लेंगे, तो एक तरह से कार्बन के भंडार है। इवन सही बताऊँ तो इस क्षेत्र में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं और एक तरह से प्रजनन स्थल भी होते हैं। इवन मत्स्य पालन को भी यह एरिया जो होता है काफ़ी समर्थन देता है, यानी इन क्षेत्रों में मत्स्य पालन भी बड़ी मात्रा में होता है। मैंग्रोव के बहुत सारे अलग उपयोग भी हैं, उस पर हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर बात करेंगे, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार रिपीट भी होंगी यहाँ पर आपको। अब बात ये होती है कि विश्व के मैंग्रोव की स्थिति रिपोर्ट अगर देखा जाए तो ऊपर ही मैंने बता दिया आपको, लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर के नवीनतम अनुमानों के अनुसार वैश्विक मैंग्रोव क्षेत्र लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर एरिया है, जो ऊपर आपको दिख गया। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ 15 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र है, जो 21 बिलियन टन कार्बन को सिंक कर रहा है, ये भी आपको दिख रहा है। और लगभग 15 मिलियन लोग मैंग्रोव द्वारा प्रदान की जाने वाली बाढ़ एवं तूफान जैसी समस्याओं से बच रहे हैं। ये पूरी की पूरी इस तरह से कोशिश हो रही है, ठीक है, मतलब कितने लोगों को इससे मदद मिल रही है। अगला रिपोर्ट में उजागर प्रवृत्तियाँ, मैंग्रोव की ह्रास जो है दर काफ़ी धीमी हुई है, मतलब ये कह लो कि मैंग्रोव जिस रेट से पहले नुकसान होता तो उस रेट से नुकसान नहीं हो रहा है, यानी मैंग्रोव का ठीक से हम उसको सुरक्षित कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, जो रिपोर्ट आया है। लेकिन फिर भी बता दूं तो ऐसा मानते हैं कि लगभग 50% मैंग्रोव कम हो जाएंगे 2050 तक। लगभग 50% मैंग्रोव 2050 तक कम होने की बात हो रही है, और ख़ास तौर से मानवीय कारणों से जो मैंग्रोव का ह्रास हो रहा है उसमें बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। इवन जलीय कृषि तथा अन्य भूमि उपयोगों हेतु जो हम चीज़ें परिवर्तित कर रहे हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी हैं 2000 से 2020 के बीच लगभग 43% मैंग्रोव में जो नुकसान हुआ है उसके पीछे मुख्य कारण मनुष्य ही रहा है। रिपोर्ट 2030 के लिए महत्वाकांक्षी एक वैश्विक लक्ष्यों को लाया गया है, जहां पर जिसकी मदद से लगभग 16,800 हेक्टेयर एरिया को जहां का मैंग्रोव ख़त्म हो रहा है उसको सुरक्षित कर लिया गया है, और कई ऐसी जगह हैं लगभग 4,09,200 हेक्टेयर एरिया जिसको पुनर्स्थापन करके जहां मैंग्रोव की स्थापना फिर से की जाएगी, और संरक्षण दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है, जहां पर लगभग 6.1 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को संरक्षण उपायों के अंतर्गत लाना है। इनमें संरक्षित क्षेत्रों का विस्तार करना तथा मैंग्रोव को राष्ट्रीय जलवायु एवं जैव विविधता रणनीतियों में एकीकृत करना शामिल है। 2025 के हिसाब से जो रिपोर्ट आया है, एक मैंग्रोव बैकथ्रू करके एक रूपरेखा तैयार की गई है, जहां पर वैश्विक मैंग्रोव संरक्षण के बड़े विस्तार पर महत्व दिया गया है,
और कई राज्य जैसे मैक्सिको, ब्राज़ील आदि इसमें शामिल हैं। 2030 तक लगभग 15 मिलियन हेक्टेयर मैंग्रोव की सुरक्षा एवं पुनर्स्थापना हेतु 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने की योजना का समर्थन किया गया। जो आपने ऊपर ही देखा था, मैंने बोला ना, यहाँ पर चीज़ें जो है वो रिपीट मिलेंगी, क्योंकि आपको शुरुआत में उन चीज़ों के बारे में बता दिया है। मैंग्रोव के बारे में आप देखो तो ये सॉल्ट मार्सेस, ज्वारीय नालों, कीचड़युक्त मैदानों एवं मुहानों के तटों के साथ विकसित होते हैं। मैंग्रोव्स उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, मतलब इक्वेटर के पास आपको मैंग्रोव ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। कह लो कि 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच में इनकी मात्रा अधिक होती है। इनके लिए बारिश भी लगभग 100 से 300 सेंटीमीटर के बीच, ओके, एवं उच्च तापमान लगभग 26 डिग्री से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच चाहिए इनकी वृद्धि के लिए। ओके, पश्चिम बंगाल में भारत का सबसे बड़ा है, जो अभी हमने आपसे बोला था सुंदरबन, और ये विश्व का सबसे बड़ा है मैंग्रोव, जो हमारे भारत में आता है। मैंग्रोव हेतु जो पहल अपनाई गई भारत में, मैंने आपको बोला भारत में मिस्टी लाया गया, और वैश्विक स्तर पे जो है वो सामे वगैरह की बात हुई है। ठीक है, मिस्टी का पूरा नाम क्या है? ठीक है, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोललाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम्स, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर सोललाइन हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम मिस्टी। और दूसरा मैंग्रोव पारितंत्र में सतत जलीय कृषि यानी सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, साइमे। ये पहले जो हुआ है, और ये जो साइमे है ये विश्व स्तर पर भी अपनाया गया, पर लाया भारत के स्तर पर ही गया है। जीएमए ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस द्वारा मैंग्रोव ब्रेकथ्रू, और इंडोनेशिया के साझेदारी में यूएई के नेतृत्व में मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट। ये कुछ पहल हैं जो भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए हैं। मैंग्रोव के प्रमुख लाभ क्या है? याद रखिएगा, यूपीएससी में प्रश्न जो होते हैं वो कंसेप्चुअल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको विषय की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। यहाँ जो भी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई हैं और जो पढ़ाता हूँ, मैं हमेशा कंसेप्ट पर ध्यान देता हूँ। जैसे अगर कोई इन्फॉर्मेशन यूपीएससी पूछता भी है तो आप उसको कंसेप्चुअल क्लैरिटी से गेस कर जाएंगे। और मैंने आपको सीधा सिर्फ पढ़ाया है, आपके साथ कोई भी मनोरंजन या कुछ भी इस तरह का समय मतलब टाइम पास नहीं किया है। मैंग्रोव के प्रमुख लाभ, रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं देखें तो कार्बन भंडारण एवं जलवायु शमन की बात होती है। मैंग्रोव भूमि के ऊपर तथा मृदा में अत्यधिक मात्रा में कार्बन संग्रहित करते हैं, जिससे वो ब्लू कार्बन सिंक के रूप में जाने जाते हैं। वैश्विक स्तर पर लगभग 21 बिलियन टन CO2 का भंडारण इनके द्वारा होता है। लोगों एवं तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा की बात करें, मैंग्रोव तरंग ऊर्जा, तूफानी, ज्वार, बाढ़ के प्रभाव को कम करता है। इससे प्राकृतिक तटीय सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, और लगभग 15 मिलियन लोगों को तटीय बाढ़, हरिकेन और चक्रवातों से बचाता है, जो इन क्षेत्रों में रहते हैं, जो मैंग्रोव की वजह से बच जाते हैं, जो कि एक बैरियर का काम करता है। मैंग्रोव पृथ्वी के सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्रों में से एक हैं, जो विशाल समुद्री जैव जीवन को समर्थन देते हैं। प्रतिवर्ष लगभग 600 बिलियन झींगा एवं मछलियों को प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देते हैं, जो वैश्विक खाद्य सुरक्षा तटीय आजीविकाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देख रहे हो, मतलब मत्स्य पालन और झींगों वगैरह के पालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो अच्छा खासा लोगों को रोजगार का अवसर देता है तथा जीविकोपार्जन का एक प्रमुख साधन भी है। जैव विविधता एवं आवास की बात करें तो ये पारितंत्र समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण करते हैं तथा अनेक समुद्री प्रजातियों के नर्सरी आवास के रूप में कार्य करते हैं। खासतौर से जो संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजातियां होती हैं, उनको बचाने के लिए भी ज़रूरी है कि मैंग्रोव का वहाँ पर होना आवश्यक, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंग्रोव उस पारिस्थितिक तंत्र को चलाने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई विशेष तरह की नस्ल या प्रजातियाँ रहती हैं। अब ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं या जो मैंग्रोव्स को समाप्त कर रही हैं? बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं इसमें। एक तो आप देख सकते हैं कि अवसाद, ठीक है, कोई नदियाँ अपने साथ कोई सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, अवसाद लेकर आती हैं और डंप कर देती हैं, तो कहीं ना कहीं इनको रोकना होगा, अवसादों को रोकना होगा, जिससे मैंग्रोव्स को किसी तरह का नुकसान ना हो, इनके क्षेत्रों की समाप्ति ना हो। सन्निकट पारितंत्रों को जैसे प्रवाल भित्तियाँ और समुद्री घास क्षेत्र के लिए आवासीय संपर्क प्रदान करना, साथ ही साथ ये सभी प्राकृतिक तंत्रों तथा मानव आबादी दोनों के लिए लाभकारी हैं। आर्थिक मूल्य, मैंग्रोव तूफान और बाढ़ के प्रभाव को कम करता है। मत्स्य पालन, और याद है कि मैंग्रोव वगैरह लोग पर्यटन स्थल मतलब के रूप में भी जाते हैं। ओके, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड मैंग्रोव 2025 का रिपोर्ट जो आया उसमें बोला गया लगभग 15 मिलियन लोगों को तटीय खतरों से सुरक्षा प्रदान करने का काम भी मैंग्रोव करता है, और एक अच्छा खासा ब्लू कार्बन भंडार के रूप में भी मैंग्रोव को देखा जा सकता है, क्योंकि मैंग्रोव होता है समुद्र के अंदर और समुद्र होता है ब्लू। ओके, तो ब्लू इकोनॉमी वगैरह जो शब्द समुद्र के लिए आता है, उसी सब से हम यहाँ पर लेकर
ओके, ब्लू कार्बन भंडार की बात भी कर सकते हैं। मैंग्रोव का यहाँ तक कि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है ना, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ मेडिसिन जो फैसिलिटी है, यहाँ पे भी काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि मैंग्रोव वगैरह में कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनका अपना एक औषधि महत्व है, औषधीय महत्व है कह सकते हैं। स्थानीय जनसंख्या को स्वास्थ्य लाभ के लिए भी मैंग्रोव ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि खाद्य सुरक्षा तब विद्यमान होती है जब सभी लोगों को हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन तक भौतिक तथा आर्थिक पहुंच प्राप्त हो, जो अपनी आहार संबंधी आवश्यकता व भोजन संबंधी प्राथमिकताओं को पूरा करें ताकि वे सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन जी सकें। खाद्य सुरक्षा के लिहाज से अवेलेबिलिटी क्या है, यहाँ पर उपलब्धता क्या है। मैंग्रोव मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ, गैर जलीय खाद्य पदार्थ, पशु चारा, औषधि प्रदान करते हैं। ये वो अवेलेबिलिटीज़ हैं जो मैंग्रोव किसी क्षेत्र पर प्रदान करते हैं। कहीं पर एक्सेस क्या है, तो मछली व अन्य मैंग्रोव उत्पादों की बिक्री आय उत्पन्न करती है, जिससे भोजन व अन्य सेवाओं तक आर्थिक पहुंच प्राप्त होती है जो लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं। तीसरा, स्टेबिलिटी, स्थिरता। मैंग्रोव खाद्य उत्पादन के लिए आवश्यक स्थिर पर्यावरण बनाए रखने तथा तटीय सहनशीलता को बढ़ाने में सहायता करते हैं। उपयोगिता देखें तो मैंग्रोव का उपयोग खाना पकाने के लिए, ईंधन, लकड़ी, जल को स्वच्छ बनाने तथा मछलियों को धूम्र संरक्षित, स्मोकिंग फिश करने में किया जाता है। तो ये यूटिलाइजेशन है, इनका उपयोग है। तो मैंग्रोव्स के बहुत सारे उपयोग हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हम भारत से संबंधित रिपोर्ट की बात करें, मैंग्रोव से जुड़ी रिपोर्ट की बात करें, प्रमुख विशेषताएं, तो भारत में मैंग्रोव आवरण है। भारत में पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र पाया जाता है। इसके बाद आपको गुजरात का स्थान है। यहाँ पे मुख्यतः कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी में स्थित आपको मैंग्रोव मिल जाएगा। भारत के मैंग्रोव परितंत्रों में जैव विविधता, भारत के मैंग्रोव परितंत्रों में संभवतः किसी भी देश की तुलना में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। लगभग 5746 प्रजातियाँ दर्ज की गई हैं भारत में मैंग्रोव क्षेत्रों में। इनमें से 4822 प्रजातियाँ जो कि जीव जंतु हैं। सरकारी पहल अगर देखा जाए तो 11 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में, जहाँ पर लगभग 540 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र भारत में मैंग्रोव रोपण के लिए है, मतलब मैंग्रोव की सुरक्षा करने के लिए है। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन, जिसको मिस्टी कहते हैं, हैबिटेट एंड टेंजेबल इनकम, यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम को अपनाया गया। तो भारत में मिस्टी जो है वो लगभग 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में काम कर रही है। और ये पूरा का पूरा एक क्षेत्र है जो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंग्रोव उचित मात्रा में आपको मिल जाएगा। यहाँ तक कि आपको इन क्षेत्रों में मिल जाएगा, अंडमान निकोबार के क्षेत्रों में भी। इवन अंडमान निकोबार के तो मैंग्रोव मैं खुद भी देख कर आया। फाइन। गंभीर रूप से संकटग्रस्त एवं संवेदनशील मैंग्रोव। देखो, जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उस हिसाब से समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। इवन जो दक्षिण भारतीय तट है ना, मतलब जो सदर्न कोस्टल एरियाज़ वगैरह है, उनमें जो मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, जो प्राकृतिक मैंग्रोव है, प्रकृति में मौजूद होते हैं, वो संकटग्रस्त होते जा रहे हैं। खास तौर से सबसे ज़्यादा खतरा जो है लक्षद्वीप और तमिलनाडु के क्षेत्रों में, भारत के केस में। इवन आपको बताऊं तो जो श्रिम्प एक्वाकल्चर होता है, झींगा मछलियाँ जिनको बोलती हैं, उनका भी मैंग्रोव वाले क्षेत्रों से लगातार ह्रास हो रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं भारत में। अगर हम देखें तो पूरा गुजरात से लेकर पूरे केरल तक एक विशिष्ट क्षेत्र तक मैंग्रोव, झींगा, जलीय कृषि आदि जैसी मानवीय गतिविधियाँ जो अपनाई जा रही थी, आज वहाँ पर प्राकृतिक आपदाओं, प्राकृतिक खतरों के कारण समस्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। खंबात की खाड़ी, गल्फ ऑफ कैम्बे में संरक्षण संबंधी चुनौतियों में पुष्पन ऋतु के दौरान अत्यधिक चराई एवं शाखा छटाई शामिल है, जो प्राकृतिक पुनर्जनन में बाधा उत्पन्न करती है तथा मैंग्रोव संसाधनों को क्षति पहुंचाती है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंग्रोव के बारे में भारत से जुड़े रिपोर्ट्स हैं जो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि, जिसे हम साइमे कहते हैं, ओके, एक नेचर इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी द्वारा विकसित मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, जिसे साइमे के नाम से जानते हैं, मॉडल को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन से वैश्विक तकनीकी मान्यता प्राप्त हुई है। मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि, जिसे हम साइमे के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग साइमे के नाम से जानते हैं, क्या है, थोड़ा यहाँ पर डिटेल लिख दिया है। दक्षिण एशिया में मैंग्रोव पारितंत्र
की सुरक्षा के आधार के रूप में झींगा व्यापार में परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने हेतु एक बहुहितधारक साझेदारी मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप MSP की शुरुआत की गई है। सुंदरवन में सायमे का उद्देश्य है कि खारे जल की जलीय कृषि की संस्कृति पद्धति को मानकीकृत करके एक सहनशील परतंत्र का निर्माण करता है और वित्त पोषण ग्लोबल नेचर फंड द्वारा नेचुरल EV एवं मर्सरीज बेंच के संघ के साथ वित्त पोषित किया गया है सायमे को, और एकीकृत मैंग्रोव जलीय कृषि को कार्यान्वित करता है, जिसका उद्देश्य बिना अतिरिक्त चारे के कम घनत्व वाले विस्तृत संवर्धन को बढ़ावा देना है। ये पूरा का पूरा काम है मैंग्रोव पारितंत्रों में सतत जलीय कृषि, जिसे सायमे के नाम से जानते हैं, इस पर बड़े लेवल पर काम चल रहा है। तो सायमे और मिस्टी से जुड़ा प्रश्न जो मुझे लगता है आपके पेपर में जरूर आना चाहिए। अगला कंसेप्ट जो हम बात करेंगे भारत के बायोम को लेकर, क्या क्या न्यूज़ है भारत के बायोम को लेकर, धीरे धीरे देखते जाएगा। ठीक है, वैसे तो भारत में जो मुख्य बायोम पाए जाते हैं, बायोम कहते किसे, अगर आपको पारिस्थितिकी पता होगा तो पारिस्थितिकी का पद सोपान, यानी अगर इकोलॉजिकल हायरार्की आप देखेंगे तो आपको पता होगा इकोलॉजिकल हायरार्की की शुरुआत जीन से होती है। जीन से होकर एक जीव में चलती है, जीव से होकर वो समष्टि की तरफ जाती है जिसको पॉपुलेशन कहते हैं, समष्टि से होकर वो समुदाय की तरफ जाती है, इससे हम कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय से होकर वो पारिस्थितिक तंत्र में जाती है। देखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र में जाती है, पारिस्थितिक जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, और पारिस्थितिक तंत्र से होकर वो कहाँ आती है, बायोम की तरफ। इसका सीधा मतलब है कि किसी बायोम के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। अगेन आई रिपीट, किसी बायोम के अंदर बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। विश्व स्तर पर आप देखोगे 10 से अधिक तरह के बायोम हैं, करीब 14-15 तरह के, अलग अलग लोगों ने अलग तरह से बायोम बताए हैं, और किसी एक बायोम में बहुत तरह के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में बहुत से तरह के बायोम होते हैं। ठीक है, भारत में जो मुख्य बायोम है, मतलब एक बायोम में बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र जो होते हैं, भारत में जो मुख्य बायोम है वो आपके सामने है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, जिसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम। तीसरा माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन बायोम। चौथा मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन बायोम। चौथा ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन बायोम। तो ये 5 हैं, और इन पांचों को यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको डार्क ग्रीन से दिखाया है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट को, है ना, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन को, है ना, आपको ये क्षेत्र दिखाया। और आपसे पूछूं भारत का मैक्सिमम जो क्षेत्र कैसा है, तो आप बोलोगे भारत का मैक्सिमम क्षेत्र जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम है, यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी मानसून वन। जो सर्वाधिक क्षेत्र में आपको दिख रहा है इस कलर वाला, जो आपको पूरा का पूरा यहाँ से देखिए पूरा क्षेत्र ये फैला हुआ है, ये पूरा क्षेत्र जो है भारत का, ये पूरा भारत का मेन जो बायोम है वो यही है। और ओवरऑल आपसे पूछा तो भारत का क्षेत्र कैसा है, तो जो सर्वाधिक एरिया फैला होगा वही भारत का क्षेत्र होगा। तो बेटा सर्वाधिक क्षेत्र तक जो फैला है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम है। 2010 के आसपास ये प्रश्न पूछा भी गया था आपके पेपर में, पर ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको वैसे भी याद रखना चाहिए। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा बायोम है जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में आता है, तो ऑफकोर्स ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट बायोम। उसी तरह जब आप माउंटेन बायोम, पर्वतीय वन जाएंगे, जो आपको थोड़ा सा ये वाला एरिया मिलेगा, ओके, हिमालय वगैरह या नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। मैंग्रोव फॉरेस्ट बायोम आपको डेफिनेटली मैंग्रोव के क्षेत्रों में मिलेगा, इसमें तो बताना ही नहीं है, वो आप देख ही रहे हैं जहाँ जहाँ मैंग्रोव्स होंगे, ठीक है, और वो बहुत ही लिमिटेड एरियाज़ में। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट बायोम यहाँ पे, ओके, या कह लो जहाँ पर थोड़ी बारिश वगैरह कम मिलेगी, वहाँ पर कांटे वांटे वाले पौधे ज़्यादा होंगे, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए। तो ये कुल मिलाकर कुल बायोम्स हैं जो आप इस मैपिंग के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आया है, फिर मैं बता देता हूँ भारत में क्षेत्र कैसा है। तो भारत का क्षेत्र ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बायोम क्या होता है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को ज़रा समझना। ओके, तो बायोम पृथ्वी की सतह पर स्थित एक विशाल पारिस्थितिक क्षेत्र है। मैंने पहले ही बोला, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र किसी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ जीव जंतु और वनस्पतियाँ अपने पर्यावरण के अनुसार अनुकूलित होती हैं। इनकी पहचान जलवायु, वनस्पति एवं वन्य जीवों के आधार पर की जाती है। भारत के प्रमुख बायोम जो है, भारत अपनी विशाल भौगोलिक विस्तार एवं विविध जलवायु के कारण निम्नलिखित 6 प्रमुख बायोमों वाला देश है।
ठीक है, तो वो आपने देख ही लिया, 5 यहाँ पे आपको मुख्यतः दिखाई दिया है। अब यहाँ पर एक एक बायोम को अलग अलग से पकड़ेंगे। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन बायोम, ये वो क्षेत्र होता है जहाँ पर बारिश सबसे ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर से भी अधिक होती है। अब यहाँ पर देखो, पश्चिमी घाट, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। यहाँ गर्मी भी ज़्यादा होती है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है, और वार्षिक जो एवरेज होता है सबसे ज़्यादा यही होता है 200 सेंटीमीटर। ये इक्वेटर के पास वाला एरिया। यहाँ पर कौन से ऐसे वृक्ष हैं जो सर्वाधिक पाए जाते हैं? आपको यहाँ सघन और सदाबहार वन होते हैं। यहाँ आपको महोगनी के बीच मिलेंगे, रोजवुड मिलेगा, आबनूस मिलेगा। जीव जंतुओं में हाथी, हॉर्नबिल, मालाबार सीवेट, सिंह पूंछ मकाक, लॉयन टेल मकाक, ये आपको ज़्यादा मिलेंगे। संरक्षित क्षेत्र ऐसे कौन कौन क्षेत्र हैं? तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो केरल में है, नामथापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश, वो इन बायोम के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दूसरे बायोम की तरफ चलेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन बायोम, जो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में भारत में फैला हुआ है। मध्य भारत में है पूरा, हिमालय की तलहटी, पूर्वी घाट, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। यहाँ बारिश पिछले वाले से कम होगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से कम होगी, 100 से 200, वहाँ 200 के ऊपर आपने देखा था। ओके, स्पष्ट शुष्क ऋतु है। वनस्पति देखें तो आर्द्र पर्णपाती वन, सागौन, साल और बांस मिलेगा। सूर्य पर्णपाती वन में बबूल और पलाश जैसे पौधे मिलेंगे। जीव जंतु में बाघ, तेंदुआ, लंगूर, हिरन ज़्यादा महत्वपूर्ण। और जो संरक्षित क्षेत्र यहाँ पर आता है, नेशनल पार्क, सेंचुरीज वगैरह, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल उड़ीसा वाला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मुख्य है। वहीं अगर हम तीसरे बायोम की तरफ चलें, कांटेदार एवं झाड़ीदार वन बायोम, जिसको थॉर्न एंड स्क्रब फॉरेस्ट बायोम कहते हैं, ये राजस्थान, गुजरात, दक्कन पठार के वर्षा छाया क्षेत्र में मिलेगा। जलवायु शुष्क से अर्धशुष्क वर्षा, जहाँ 75 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, इससे भी कम बारिश होती है। एक ऑर्डर में लिखा गया है। यहाँ पर वनस्पति बबूल, यूफॉर्बिया, कैक्टस, ये पौधे मिलते हैं। और जीव जंतु में कृष्ण मेघ, मरुस्थलीय लोमड़ी, जंगली गधा, वाइल्ड डैश, ये जंतु जो हैं मुख्य हैं। इसमें जो संरक्षित क्षेत्र आते हैं वो डेजर्ट नेशनल पार्क हैं, कक्ष वन जीव अभ्यारण्य, ये ऐसे क्षेत्र हैं जो इसके अंतर्गत संरक्षित होते हैं, इसके अंतर्गत संरक्षित होते हैं। चौथा, पर्वतीय वन बायोम, ऑफकोर्स हिमालय क्षेत्रों में ये वाला एरिया। चौथा, पर्वतीय वन बायोम, माउंटेन फॉरेस्ट जिसको आप बोलते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में ऊंचाई आधारित क्षेत्र है, ऊंचाई के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं, मतलब जैसे और ऊपर जाते हैं इसकी आपको पेड़ पौधे जीव जंतु अलग मिलते हैं। या उपोष्णकटिबंधीय से लेकर अल्पाइन बोले जाए, अधिक हाइट तक के जगहों को हम अल्पाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको अल्पाइन में थोड़ा पाइन वाइन टाइप के शंकुआकार वृक्ष ज़्यादा मिलेंगे, यहाँ पर पाइन फॉरेस्ट जैसे कहते हैं। वनस्पति निम्न ऊंचाई पर चीड़ मिलेगा, साल मिलेगा। मध्य ऊंचाई पर देवदार, ओक और रोडोडेंड्रॉन मिलेगा। ये रोडोडेंड्रॉन पे भी प्रश्न पूछा गया है, ये आपके पेपर में आया हुआ प्रश्न है। उच्च ऊंचाई पर अल्पाइन घास भूमियाँ, बौनी झाड़ियाँ। जीव जंतु में हिम तेंदुआ, हिमालयी तहार, ओके, कस्तूरी मृग, लाल भांडा, ये मुख्य है। वहीं अगर हम संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर मुख्य है। अगला अगर हम चलें घास भूमि बायोम, ग्रासलैंड बायोम की बात करें तो यहाँ पर मध्य भारत 16 घास भूमियाँ, पश्चिमी तट 16 विशेष तरह के वृक्ष होते हैं यहाँ पर घास भूमि के क्षेत्रों में अलग तरह से फैले हुए। और हिमालयी घास भूमियाँ जो है यहाँ पर मुख्य आती हैं। कई तरह के हैं, उष्णकटिबंधीय घास भूमियाँ हैं, समशीतोष्ण घास भूमियाँ हैं। उष्णकटिबंधीय में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में पाई जाती हैं, छोटी घासें हैं। और समशीतोष्ण घास भूमियाँ हिमालयी घास भूमियाँ होती हैं जो हिमालय के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। वनस्पतियों में सेवन, धामन जैसी घासें, कुछ बिखरे हुए वृक्ष, बिखरे हुए वृक्षों को ही घास के साथ जो होते हैं इस तरह को सोला कहते हैं। और स्कैटर्ड फॉरेस्ट, स्कैटर्ड ट्रीज इन द ग्रासलैंड एरियाज, इसको हम सोला फॉरेस्ट कहते हैं। जीव जंतु में भारतीय तिलोर, लोमड़ी, भेड़िया ये आते हैं। और संरक्षित क्षेत्रों में रुल्ला पांडू वन्यजीव अभ्यारण्य, नन्नाज घास भूमि जो महाराष्ट्र में है, ये सारे के सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। मैंग्रोव बायोम जो छठा बायोम है, जो सिर्फ मैंग्रोव के स्थलों में होता है, ये भी आप समझ रहे हैं। और मैंग्रोव हमने पहले ही देख लिया था इसके पहले। मैंग्रोव बायोम अगर आप देखो तो तटीय क्षेत्र में सुंदरवन, पश्चिम बंगाल, भितरकनिका, उड़ीसा वाला क्षेत्र, गोदावरी एवं कृष्णा डेल्टा, अंडमान वगैरह। हाँ, एक बात और बता दूं, आप में से कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर यूपीएससी ने कह दिया कि मैंग्रोव जो है सिर्फ कोस्टल एरियाज में ही मिलता है, कहना नहीं है ना, नदियों के क्षेत्र में भी भारत में मैंग्रोव की प्राप्ति हुई है। और कृष्णा, ये गोदावरी जो आप देख रहे हो, गोदावरी एवं कृष्णा का डेल्टा, ये क्या है? नदियाँ ही तो हैं, क्या ये नदियाँ ही तो है। जलवायु अगर इस जगह का देखें तो किस तरह की जलवायु है? उष्णकटिबंधीय, ज्वारीय प्रभाव युक्त। वनस्पतियों में देखेंगे तो लवण सहिष्णु प्रजातियाँ जैसे एविसीनिया, राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ये सारे मैंग्रोव पौधों के नाम जो ये आपको बता रहा है। इसमें नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट होते हैं,
है ना। निगेटिव टॉपिक मतलब ऋणात्मक गुरुत्वीय जड़ें होती हैं। ये जड़ें ऑक्सीजन लेने के लिए ज़मीन से ऊपर निकल आती हैं और इनमें छोटे 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 छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें न्यूमेटोफोर कहते हैं, और इन्हीं छिद्रों के माध्यम से वायुमंडल का ऑक्सीजन वो ग्रहण करती है ना, वायुमंडल का ऑक्सीजन वो ग्रहण करती है। जीव जंतु में देखें तो रॉयल बंगाल टाइगर, खारे पानी का मगरमच्छ, बट स्कीपर, है ना, ये सारे के सारे होते हैं। संरक्षित क्षेत्र में देखें तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे आते हैं। बायोम से आच्छादित हॉटस्पॉट अगर हम देखें, मतलब भारत के जो हॉटस्पॉट हैं जो इन बायोम को कवर करते हैं, भारत में कुल दुनिया में 35, कई 36 पे लिखा गया हॉटस्पॉट होते हैं। और दुनिया में हॉटस्पॉट जो निर्धारित करते हैं वो एक एनजीओ होता है जो दुनिया में हॉटस्पॉट निर्धारित करता है। उस एनजीओ का नाम मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ाया, जिसका नाम है CI, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। याद रखिएगा, कंजर्वेशन इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है ना। फिर बता दूं, ये जो है ये एनजीओ है, एक ऐसा एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट निर्धारित करता है। ठीक है, पश्चिमी घाट का जो क्षेत्र है वो भारत का दुनिया के स्तर पर हॉटस्पॉट है। इसमें जो बायोम आता है वो उष्णकटिबंधीय वर्षावन और 16 घासभूमियाँ आती हैं। वहीं अगर हिमालय वाले क्षेत्र के बायोम की बात करें उसमें पर्वतीय वन और अल्पाइन घासभूमियाँ आती हैं। इंडो बर्मा का जो क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत, उष्णकटिबंधीय वर्षावन बांस बायोम आते हैं। और सुंदरलैंड की बात करें तो अंडमान एवं निकोबार मैंग्रोव और वर्षावन आते हैं। इस हिसाब से मैंने इस टॉपिक को समझाया, बढ़िया समझाने की कोशिश की है, ठीक से करके जाइएगा इस पूरे के पूरे अध्याय को। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा हेतु कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो एक ही जगह मैंने उठाकर रख दिया है। ठीक है, सबको मैंने एक ही जगह उठा के रख दिया है, ठीक से देखिएगा। अब प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य कौन से, जैसे सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, सबको पता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल भी है, यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है, ये ध्यान रखें। दूसरा, 16 वन पश्चिमी घाट के उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन को कहते हैं। ठीक है, घासभूमियां भारत के आधिकारिक वर्गीकरण में इन्हें पृथक बायोम नहीं माना जाता है, प्रायः इन्हें झाड़ीदार भूमि के साथ सम्मिलित किया गया है। मरुस्थलीय बायोम की बात करें तो कुछ विद्वान राजस्थान के मरुस्थलीय पारतंत्र को पृथक बायोम के रूप में वर्गीकृत करते हैं, लेकिन हमने अपने डिस्कशन में मरुस्थलीय बायोम अलग नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही मरुस्थलीय बायोम को नहीं बोला गया है। ठीक है, अच्छा, भारत की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बायोम और वनस्पति संबंधी आंकड़ों का स्रोत है, और ISFR का जो रिपोर्ट होता है बेटा वो 2-2 साल में आता है, पर इस साल का काफ़ी लेट हुआ था, है ना, ये भी बता दूं आपको। भारत के जैव विविधता हॉटस्पॉट की बात करें तो कुल 4 है और विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट है। और कौन से ऐसा संस्था है जो किसी क्षेत्र को हॉटस्पॉट डिसाइड करता है, तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल, वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अच्छा, हिम तेंदुए का क्षेत्र उच्च हिमालय बायोम, जहाँ पे हिम तेंदुआ आपको मिलता है। देवदार समशीतोष्ण हिमालयी वनों की संकेतक प्रजाति है। ठीक है, यानी इंडिकेटर स्पीसीज के नाम से जानते हैं। तो समशीतोष्ण हिमालयी क्षेत्र में ऐसा कौन सा पौधा है जिसको हम वहां के लिए एक इंडिकेटर या संकेतक के रूप में जानते हैं? उत्तर है कौन सा? देवदार। ठीक है, उत्तर है देवदार। तो इतनी चीजें हैं जो आप ध्यान रखिएगा। अगले डिस्कशन की तरफ जाते हैं जिसका नाम है UN REDD और REDD प्लस। देखो लेक्चर नंबर 3 के आसपास, है ना, आई एम वेरी श्योर लेक्चर नंबर 2 और 3 के आसपास आप लोगों ने मेरे से UNFCCC सुना होगा। UNFCCC को मैं बहुत डिटेल में एक एक चीज़ को बहुत ढंग से खोल के समझाता हूँ। तो जो UNFCCC आपने पढ़ा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका मुख्य मकसद है कि पर्यावरण में जो हरितगृह गैस है वगैरह जो चीज़ें हैं इनको स्टेबल किया जाए, मतलब इसको एक सामान्य स्तर तक लाया जाए, लगातार बढ़ रहा है, कम करते। तो उस UNFCCC के टारगेट को, यानी टू स्टेबलाइज दिस इन्वायरमेंट अगेंस्ट ग्रीन हाउस गैसेस, वातावरण को हरितगृह गैसों से फिर एक स्थिर स्तर तक लाने के लिए जो प्रयास है UNFCCC द्वारा जो प्रयास किया गया उसमें REDD और REDD प्लस का एक अपना ही अलग योगदान है। REDD और REDD प्लस किसके बारे में कहता है? REDD और REDD प्लस कहता है कि जो भी ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह जो निकल रहे हैं उनको वनों द्वारा, ओके, जिसे कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए, वनोन्मूलन को कम किया जाए, रिफॉरेस्टेशन किया जाए, पुनः वन लगाए जाए, एफॉरेस्टेशन किया जाए, वनों को बढ़ाया जाए, इन तरीकों के द्वारा इनको हमें कंट्रोल करना है।
तो कहीं ना कहीं यूएन का जो RED प्लस जो इनिशिएटिव है वो यूएनएफसीसी को ही सपोर्ट कर रहा है। और यूएनएफसीसी किसके लिए है? पूरे वातावरण को, पूरी दुनिया को जो हरितगृह गैस बढ़े हैं उनकी मात्रा को कम कर एक सामान्य मात्रा तक लाना है। यही पूरी कहानी है जो यूएन RED प्लस का बैकग्राउंड है। फिर मैं एक लाइन में बोल देता हूँ, UNFCCC को यूएन की RED प्लस जो इनिशिएटिव है उसको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है, जिससे वातावरण में निकलने वाले हरितगृह गैस की मात्रा को कम करने का प्रयास किया जाएगा। पहले RED के रूप में लाया गया था, बाद में उसी में कुछ सस्टेनेबल टाइप की चीज़ें ऐड ऑन कर दी गई हैं, कंजर्वेशन संरक्षण टाइप की चीज़ों को ऐड ऑन कर दी गई हैं और बाद में इन्हीं को RED प्लस का नाम दिया गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है यूएन की RED प्लस, उन सब चीज़ों पर हम यहाँ पर ध्यान देंगे। देखो RED जो है इसका पूरा नाम क्या है? ओके, रिड्यूसिंग एमिशन, यहाँ देखो, रिड्यूसिंग एमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, यानी जो भी एमिशंस वातावरण में हो रहे हैं, है ना, उनको कम करना, रिड्यूस करना, यानी कम करना है। किसके द्वारा? वनों की कटाई ना की जाए, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन ना किया जाए, यानी वनोन्मूलन और वनों का नुकसान, वनों का ह्रास ना किया जाए। तो RED का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया, रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। हिंदी में कहना चाहेंगे तो वनों की कटाई एवं वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी, ठीक है। और ये कंसेप्ट जो है वो किसके अंतर्गत लाया गया? ऑफकोर्स UNFCCC के अंतर्गत ही लाया गया। और इसमें पूरा कंसेप्ट यही है कि जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। इसका केंद्र बिंदु जो है, आपको बताऊँ, RED प्लस स्पेशली विकासशील राष्ट्रों के लिए लाया गया। ये विकसित राष्ट्रों के लिए नहीं लाया गया, विकासशील राष्ट्रों को ले लाया गया, क्योंकि विकासशील देशों में जो वनों की कटाई और क्षरण हो रहा है उसको रोकना है। और अगर पेड़ रुकेंगे, कटने से रुकेंगे, इसका सीधा मतलब है कि कार्बन अवशोषण होगा, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? वातावरण का कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो वही बात होगी, कार्बन डाइऑक्साइड सिंक हो जाएगा। अब बात ये होती है इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य यही है कि वनों से जो होने वाला ग्रीन हाउस गैस है उसको कंट्रोल करना है, उत्सर्जन को कम करना है। अब इसी में आगे चलकर RED प्लस को ऐड कर दिया गया। अब ये प्लस में कुछ चीज़ें देखो, RED में जो प्रोविजंस थे वो तो एज इट इज़ है ही हैं, पर प्लस का मतलब होता है कुछ चीज़ें और होती है, इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन की गई हैं। अब ये एक्स्ट्रा एड ऑन क्या की गई हैं, जरा इस पर ध्यान देना, ठीक है। देखो RED प्लस या RED प्लस, यह संरक्षण, यहाँ पे मैंने बोला ना सस्टेनेबल, कंजर्वेशन, इस तरह के शब्द आ जाएंगे, यानी पीछे की सारी चीज़ें हैं लेकिन यहाँ पर सस्टेनेबल यानी सतत वन प्रबंधन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट, वन कार्बन भंडार यानी फॉरेस्ट कार्बन सिंक में वृद्धि को सम्मिलित किया गया है। अब इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन आते हैं? यहाँ देखो, वनों की कटाई को रोकना, वन क्षरण को रोकना, वन कार्बन का संरक्षण, सतत वन प्रबंधन, कार्बन भंडार में वृद्धि, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगर हम मुख्य विशेषता पर जाएं, यह केवल कार्बन तक ही सीमित नहीं है, ध्यान रखना, ये सिर्फ बेटा कार्बन तक सीमित था, पर ये सिर्फ कार्बन तक ही सीमित नहीं है, इसके अतिरिक्त यहाँ पर और भी चीज़ें, जैसे बल्कि जैव विविधता संरक्षण, आजीविका सुधार को भी यहाँ पर एड ऑन किया गया। कहाँ? RED प्लस में एड ऑन किया गया है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब यहाँ देखो, मैंने एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है थोड़ा चीज़ों को समझने के लिए। मैंने अभी आपको बोला कि इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस एंड समिट्स रिलेटेड टू RED प्लस, तो आपको बताऊँ जो UNFCCC के अंदर ही RED प्लस को एड ऑन किया गया, शुरुआत से नहीं, बाद में होने वाले सम्मेलनों में, ठीक है। जब उसकी COP 13 मीटिंग हो रही थी तब जाके RED प्लस को इंट्रोड्यूस किया गया 2007 में। किसकी बेटा COP 13 मीटिंग हो रही थी? UNFCCC की। ध्यान रखिएगा, पीछे का चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 3 जो किताब में है उसी को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, ठीक है। COP 16 में आकर एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जो है 2010 तक फाइनलाइज किया गया RED प्लस को लेकर क्या क्या प्रयास करना है, ठीक है, सुनते जाएगा। COP 21 तक आते थे, RED प्लस को जोड़ दिया गया नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो 2015 में पेरिस कन्वेंशन में बात हुई थी, ठीक है। और COP 26 में कार्बन मार्केट मैकेनिज्म्स को भी इसके अंदर एड ऑन कर दिया गया 2021 में, जब 2021 में ग्लासगो कन्वेंशन होता है तब। और लास्ट UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यानी यूनाइटेड नेशन का अधिसमय जो जैव विविधता के संरक्षण के लिए होता है ना, उससे जुड़ा। इसमें को बेनिफिट फॉर बायोडाइवर्सिटी हाइलाइट्स, तो जो जैव विविधता है उसको महत्व देने के लिए यहाँ पर उसको भी रखा, क्योंकि आपको अगर जैव विविधता को आप महत्व दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं बेटा जब वन आप लगा रहे हो तो जैव विविधता ही तो है वो, तो उसको यहाँ पर महत्ता दी, यानी UNCBD के कॉन्सेप्ट को भी इसके अंदर एड ऑन किया गया, ठीक है।
धीरे धीरे चलना खींच दो। अब बात होती है कैसे काम करता है। देखो, पहला तो मापन, मेजरमेंट करता है कि दुनिया में किस हिसाब से कार्बन भंडार हो रहा है वनों द्वारा, उसकी निगरानी करता है। ठीक है, तो दुनिया में होने वाले आरईडी वगैरह की निगरानी करता, जो कि जरूरी, पहली चीज़। दूसरा, सत्यापन करता, उत्सर्जन में जो कमी है उसका तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन किया जाता है। मतलब एक थर्ड पार्टी होती है आरईडी के लिए जो काम करती है और ये कंफर्म करने की कोशिश करती है लिटरली पूरी दुनिया में ये चीज़ें सही तरीके से क्रियान्वित हैं या नहीं है। अगला हम भुगतान की बात करेंगे। वनों की कटाई या वन क्षरण में सत्यापित कमी के लिए देशों को वित्तीय प्रोत्साहन भी प्राप्त होता है। और कार्यान्वयन देखें तो वन शासन व लाभ साझेदारी के लिए स्थानीय समुदायों की भागीदारी सुरक्षित करता है। अगर किसी भी जगह के वन को सुरक्षित करना है तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशंस हैं वही वहाँ पे मदद करेंगे, या तो उसको काटेंगे या उसको बचाएंगे। तो सही बात है, उनको यहाँ पर यूज़ करना है। वैश्विक स्थिति क्या है? यूएनएफसीसी के अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता रूपरेखा के तहत इस पर वार्ता की गई। ब्राजील, इंडोनेशिया, भारत, डीआरसी आदि में आरईडी प्लस परियोजनाएं संचालित हैं। भारत ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा और हिमाचल प्रदेश में आरईडी प्लस पायलट परियोजनाएं प्रारंभ की, जिनमें वन संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी को एकीकृत किया गया है। लाभ क्या है इससे? जलवायु शमन, CO2 उत्सर्जन में कमी, जैव विविधता संरक्षण, आजीविका समर्थन भी, क्योंकि वहाँ पर उस जंगलों में रहने वाले जो मतलब वहाँ के जीविकोपार्जन को चलाने वाले जो लोग हैं, है ना, वन आश्रित समुदाय जिनको कह सकते हैं, उनको भी एक आय का साधन मिल रहा है। और तीसरा चौथा, सतत विकास, दीर्घकालीन वन प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। यहाँ पर एक इवोल्यूशन ऑफ आरईडी प्लस थोड़ा सा लिख दिया है मैंने। आरईडी प्लस फोकस करता है रिड्यूसिंग एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन को, लेकिन वहीं पर जब आरईडी प्लस आता है तो वहाँ पर कंजर्वेशन और सस्टेनेबल मैनेजमेंट की भी बात हो जाती है। लेकिन ये आता है 23-13 बाली में, यूएनएफसीसी का होता है। और आरईडी प्लस में अनऑफिशियल टर्म फॉर फर्दर रोल एक्सपेंशन है ना, और आरईडी 2++ कर दिया गया है फिलहाल। अभी ये फर्दर अभी इसमें आरईडी प्लस में और भी एक्सटेंशन करने वाले हैं, जिसको अभी एक तरह से आरईडी प्लस के नाम से देखा जा रहा है। आगे भविष्य में देखना आरईडी प्लस के अंतर्गत क्या क्या आने वाला है। इस तरह से आरईडी का इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, इस तरह से आरईडी प्लस का इवोल्यूशन हुआ है। आरईडी अब यहाँ पे आप स्क्रीन पे देखिएगा, जो आरईडी है वो वनों की कटाई एवं वन क्षरण से होने वाले उत्सर्जन में कमी को बताता है। 2005 से शुरू किया गया, 2007 तक ये चीज़ें रही हैं। इस अवधारणा का प्रथम प्रस्ताव यूएनएफसीसी COP11 मॉन्ट्रियल में बोला गया। बाली एक्शन प्लान चर्चाओं के अंतर्गत रखा गया। केंद्र बिंदु विकासशील देशों में वनों की कटाई से होने वाले उत्सर्जन को कम करने हेतु वित्तीय सहायता वगैरह मदद के लिए इसको लाया गया है। आरईडी प्लस इसका उन्नत संस्करण है, 2007-8 में 7 में लाया गया। यूएनएफसीसी COP13 बाली 2007 में। ओके, बाली एक्शन प्लान, ठीक है, के साथ औपचारिक रूप दिया गया। इसका विस्तारित दायरा आरईडी से आगे बढ़कर निम्नलिखित को सम्मिलित करता है: वन संरक्षण, सतत प्रबंधन और वन कार्बन भंडार। ये चीज़ें आगे चलकर पेरिस कन्वेंशन वगैरह में ऐड होती हैं। ठीक है, आरईडी प्लस के लिए वित्त पोषण कौन कौन करता है, पैसा कहाँ से आता है? आप ध्यान रखना, आरईडी प्लस जो है वो विकासशील राष्ट्रों के लिए, फिर मैं बोल दे रहा हूँ विकसित नहीं, ये विकासशील राष्ट्रों में वनों के प्रबंधन के लिए है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, वनों के प्रबंधन के लिए चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, एक तो ये संस्था है, फंडिंग देगी विश्व बैंक के साथ, मतलब जो सहकर्मी है मान लीजिए, और विकासशील देशों में आरईडी प्लस तैयारी एवं पायलट परियोजनाओं को समर्थन प्रदान करता है। फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी, या कह लो फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी आरईडी प्लस के लिए फंडिंग देता है। क्षमता निर्माण, वन निगरानी नीति विकास हेतु अनुदान प्रदान करता है। भारत अपने फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी आरईडी प्लस परियोजनाओं के माध्यम से इसमें सहभागी है। यूएन आरईडी कार्यक्रम देखो तो UNEP, FAO, UNDP की संयुक्त पहल है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब के मिलकर यूएन आरईडी कार्यक्रम चलाया जाता है। आरईडी प्लस तैयारी हेतु तकनीकी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यूएन आरईडी कार्यक्रम राष्ट्रीय रणनीतियाँ, MRB प्रणालियाँ जैसे मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग, वेरिफिकेशन, सुरक्षा उपायों पर केंद्रित है। ग्रीन क्लाइमेट फंड भी पैसा देता है, जो कि GCF आप कहते हैं, जो आपने यूएनएफसीसी के अंतर्गत पढ़ा होगा पीछे। और ग्रीन क्लाइमेट फंड ये भी बड़े पैमाने पर आरईडी प्लस कार्यान्वयन परियोजनाओं हेतु जलवायु वित्त प्रदान करता है। द्विपक्षीय दाता, बहुपक्षीय एजेंसियां भी होती हैं, कंट्री के बीच में भी
इस तरह की चीज़ें बनती हैं कि हम लोग मिलजुल कर इस तरह का कार्य करेंगे, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नॉर्वे, जर्मनी, जापान जैसे देश द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से RED+ परियोजनाओं को वित्त पोषित करते हैं। उसी चीज़ को यहाँ पर इंग्लिश में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत एवं RED+ की बात करें तो UNRED में सहभागी देश है भारत, और भारत देखो तो RED कार्यक्रम में एक सहभागी देश है, जिसने अपनी RED+ रणनीति विकसित करने हेतु तकनीकी सहायता प्राप्त होती है। राष्ट्रीय RED+ रणनीति में भारत ने वर्ष 2018 में अपनी राष्ट्रीय RED+ रणनीति जारी की है। इन्फॉर्मेशन सुनिएगा, जिसमें RED+ के कार्यान्वयन हेतु अपनी रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसको NDC कहते हैं, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, भारत ने भी अपना NDC पब्लिश किया है, के साथ समन्वय देखें। भारत की RED+ रणनीति पेरिस समझौते के अंतर्गत उसके NDC के अनुरूप है, जो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने को की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रमुख भारतीय पहले देखें तो ग्रीन इंडिया मिशन, राज्य वन कार्बन सूचीकरण, स्टेट फॉरेस्ट कार्बन इन्वेंटरीज, प्रतिपूरक वनीकरण अधिनियम, कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट 2016, भारतीय वन संरक्षण FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन है जो भारत की तरफ से कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं RED+ को सपोर्ट कर रहे हैं। बेनिफिट ऑफ RED+ का क्या है? हम कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कर पाएंगे, कार्बन को वातावरण से अवशोषित कर पाएंगे, जैव विविधता का संरक्षण कर पाएंगे, जल को लगातार हम रेगुलेट कर पाएंगे, उसका नियमन कर पाएंगे, जैसे ज़मीन के नीचे या जल वगैरह की कमी ना होने पाए। इकोनॉमिक बेनिफिट होगा कि फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी रहेगी, ग्रीन जॉब के अवसर मिलेंगे, कार्बन क्रेडिट रेवेन्यू हम अर्न कर पाएंगे, जिसके बाद जितना ही बड़ा क्षेत्र होगा, जितना ज़्यादा वन क्षेत्र होगा, उतना ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करेंगे, और 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड जितना बचाओगे उसको 1 कार्बन क्रेडिट कहते हैं। ये आप लोगों ने क्लाइमेटिक पैरामीटर से मेरे से सुना हुआ है, जिसके लिए एक टर्म आता है कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन क्रेडिट, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। ये टॉपिक RED मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये आपको थोड़ा UNFCCC से टच होता दिखेगा, सॉरी थोड़ा नहीं, पूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं UNFCCC को ही सपोर्ट कर रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से UNFCCC को ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ना, अगला एक कॉन्सेप्ट है उच्च सागर संधि, जिसको हाई सी ट्रीटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्या हाई सी ट्रीटी? इधर देखो समुद्र में भी जैव विविधता है, समुद्र में भी जीव जंतु हैं, और उनके संरक्षण के लिए भी कार्य करना है। और आपको बताऊं, एक जब हम CBD पढ़ते हैं उसमें KGM DBF के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ओके, जिसमें कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल KMGBF याद आ गया होगा आप लोगों को। पीछे मैंने जब अध्याय 9 यानी यूनिट 3 जब आपको पढ़ाया था पेरिस कन्वेंशन FCCC, वहाँ पे एक टॉपिक CBD भी डिस्कस किया था। CBD में मैंने आपसे एक बात की थी, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, जहाँ पे बोला गया 13 to 30 मतलब 2030 तक 30% सिर्फ लैंड को ही नहीं संरक्षित कर लेना है, समुद्र को भी संरक्षित करना है। मतलब जो समुद्र बर्बाद हुए हैं 30% नॉट ओनली लैंड रीजन विल स्टिल यू शुड हैव टू डू द कंजर्वेशन ऑफ द ओशन एरियाज। 13 to 30 टारगेट कहते हैं, जिसको बेटा कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के नाम से जानते हैं। फिर मैं 3 बार इस नाम को बोल रहा हूँ, जो मैंने पीछे बोला है, जो मैंने आपको पीछे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि हाई सी संधि, आप समझ में आ गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो 13 to 30 टारगेट वगैरह है उसको हम लोग अचीव कर पाए। सुनते रहिएगा भाई, लीजी नहीं होना मेरी क्लास में, ठीक है। चलो, हाई सी संधि एक राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र का कुछ तथ्य हैं, ठीक है। कंसेप्ट एक बार मैंने आपको शुरुआत में बता दिया, तथ्यों के थ्रू थोड़ा जोड़ने की कोशिश करते हैं। राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण एवं सतत उपयोग से संबंधित एक समझौता है, और इसे अगर देखा जाए तो एक और नाम से जानते हैं, इसे हम लोग BBNJ समझौता भी कहते हैं।
इसे हम लोग BBNJ समझौता भी कहते हैं। BBNJ का मतलब है बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शंस, इसे हम लोग BBNJ के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, यह संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अधिसमय, जिसे अंक्लॉस कहते हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑन द सी, अंक्लॉस के नाम से जानते हैं, रूपरेखा के अंतर्गत एक कार्यान्वयन समझौता है जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों के महासागरीय शासन में लंबे समय से विद्यमान कमियों को दूर करने हेतु वार्ता के माध्यम से तैयार किया गया है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, मतलब सुरक्षित करना है। मैराइन प्रोटेक्टेड एरियाज, समझ से जाइएगा, जो हाई सी संधि उसका पर्पस क्या है? समुद्री संरक्षित क्षेत्र, ठीक है। यह उच्च समुद्री क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण हेतु MPA सहित, यानी मैराइन प्रोटेक्टेड एरिया सहित क्षेत्र आधारित प्रबंधन उपकरणों के निर्माण को सक्षम बनाता है। समुद्री आनुवांशिक संसाधन, मैराइन जेनेटिक रिसोर्स, यह समुद्री आनुवांशिक संसाधनों एवं उनसे संबंधित आंकड़ों से प्राप्त लाभों के न्याय संगत एवं समान साझाकरण को प्रोत्साहित करता है। पर्यावरण प्रभाव आकलन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, सदस्य देशों को उन नियोजित गतिविधियों के लिए EIA करना अनिवार्य होगा जिनसे समुद्री जैव विविधता प्रभावित होने की संभावना हो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आप समझते होंगे, कोई कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उनसे किस तरह का पर्यावरण को प्रभाव पड़ सकता है। और यहाँ पर पर्यावरण में खासतौर से समुद्र जैव विविधता की बात हो रही है, उसका EIA सर्टिफिकेशन देना जरूरी होगा। तो कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी उपक्रम अगर लगाया जा रहा है तो उसे किस तरह से समुद्री जीव वगैरह प्रभावित हो सकते हैं, उसके बारे में बात हो रही है। वहीं पर क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की बात हो रही है, जहाँ पर यह विकासशील देशों को क्षमता निर्माण एवं समुद्री प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के माध्यम से समर्थन प्रदान करता है। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? विश्व के लगभग 2/3 महासागर राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थित है, ठीक है। बट देखो ऐसा है कि 2/3 क्षेत्र जो समुद्र के हैं वो ओपन है, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 1/3 समुद्र का एरिया जो है वो राष्ट्र अपने अंदर रखा है, उसकी सुरक्षा उसका देखभाल करता है, तो वहाँ की जनजीव सब कुछ सुरक्षित हो जाता है, यही बात है। कोई व्यापक वैश्विक कानूनी रूपरेखा उपलब्ध नहीं थी, तो ठीक है एक रूपरेखा बनाओ और समुद्र के अंदर भी जैव विविधता है उसको बचाओ। इसी उद्देश्य से ये चीज लाई गई है। पूर्व में केवल क्षेत्र विशिष्ट नियम जैसे मत्स्य पालन, नौवहन आदि के लिए मौजूद है, जिसके कारण संरक्षण में विखंडन एवं अनेक कमियां बनी हुई थी। अब यहाँ देखिए 4 मार्च 2023 को अंतिम पाठ पर सहमति हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र अंतर सरकारी सम्मेलन हस्ताक्षर हेतु इसको 20 सितंबर 2023 को खोला गया और 60 अनुमोदन पहले चाहिए था। 19 सितंबर 2025 को 60 अनुमोदन पूरे हो गए, यानी 60 कंट्रीज के रेटिफिकेशन पूरे हो गए। अब जाके वो संधि प्रभाव में आई 17 जनवरी 2026 से 120 दिनों के बाद। अब ये कह लीजिए 2026 से ये जो संधि है, जिसको लोग हाई सी संधि कहते हैं, अब ये प्रभाव में है और कार्य कर रही है समुद्र के संरक्षण के लिए। इसमें होता क्या है? इसमें जैसे विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों एवं महाद्वीपीय सेल्फ से परे स्थित महासागरीय क्षेत्र को रखा गया है। अब यानी जो 12 नॉटिकल माइल का क्षेत्र होता था जनरली समुद्र के किनारे से लेकर, वो किसी राष्ट्र का अपना होता था। अब उसके आगे भी 20 किलोमीटर 20 नॉटिकल माइल तक का क्षेत्र, जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, उसके भी कंजर्वेशन की बात हो रही है। अभी आपको दिखाऊंगा पिक्चर के द्वारा। यह क्षेत्र विश्व के लगभग 2/3 महासागरों में पृथ्वी की लगभग आधी सतह का निर्माण करते हैं, है ना। अब इसकी वजह से अब समुद्र का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही नहीं, अब करीब आधे हिस्से तक हम समुद्र का संरक्षण कर पाएंगे। लक्ष्य और महत्वाकांक्षाएं क्या है? अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्रों में समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी वैश्विक रूपरेखा प्रदान करना था। आ गया 30/30 लक्ष्य, मैंने आपको पीछे बोला था अभी शुरुआती में ही, योगदान देना था, वो पूरा करने का लक्ष्य है। जहां पर 2030 तक कम से कम 30% महासागरों का संरक्षण कर लेना, उसके जैव विविधताओं का, जिस हिसाब से लॉस हो रहा है, जो भी हो रहा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, समानता एवं लाभ साझेदारी के संतुलन के साथ सतत उपयोग को बढ़ावा देना, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की यहां पर बात हो रही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अधिसमय, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसको हम अंक्लॉस के नाम से जानते हैं। अंक्लॉस है क्या? अंक्लॉस एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे वर्ष 1982 में अपनाया गया था, मतलब हस्ताक्षरित किया गया था। फिलहाल इसके बारे में देखा जाए तो इसने अप्रैल 1958 के 4 जिनेवा अधिसमयों का स्थान लिया, जो प्रादेशिक सागर संलग्न क्षेत्र
महाद्वीपीय सेल्फ उच्च समुद्र मत्स्य पालन तथा उच्च समुद्रों में जीवित संसाधनों के संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कह रहा हूँ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का क्षेत्र क्या है। देखो, ये होता है लैंड का क्षेत्र जो आपका अपना है, बेस लाइन है। उसके बाद से लेकर ये टेरेस्ट्रियल एरिया है, टेरिटोरियल एरिया 12 नॉटिकल माइल तक, जो किसी नेशन का अपना क्षेत्र होता है। ठीक है, उसके बाद है इंटरनेशनल जो स्पेस है वो ये कहलाता है इस 12 नॉटिकल माइल के बाद से लेकर लगभग आपको बताऊं तो 200 नॉटिकल माइल, यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। ठीक है, मतलब सॉरी, ये कह लो कि ये वाला जो एरिया 20 के बाद बच गया, 20 से लेकर 200 यानी 180 नॉटिकल माइल मैं कह सकता हूँ, ये आपका हो जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उसके बाद वाला एरिया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, मतलब इसी हिसाब से हम किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी यहाँ पे समझ में आ रहा है किस क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है ना, चलिएगा। समुद्र संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अधिनियम, जिसको हम अंक्लॉस के नाम से जानते हैं, वर्ष 1982 का संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अधिनियम, जिसे एक्चुअल में महासागरों का संविधान भी कह सकते हैं। इसमें 148 राष्ट्रों ने एक कानूनी मतलब निर्धारण किया और इसके अंतर्गत महासागरों एवं समुद्रों में सभी गतिविधियां संचालित की जानी चाहिए थी। इस समय में मैंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 3 नए संस्थानों की स्थापना भी की है। 3 नए संस्थान कौन कौन से हैं जिसने अंक्लॉस ने जिसकी स्थापना की है? तो उसके अंदर एक तो आता है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी। दूसरा अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण, द इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। और तीसरा जिसका नाम है महाद्वीपीय सेल्फ की सीमाओं पर आयोग, द कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ। ये 3 चीज़ें आती हैं। फिलहाल इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी एक लाइन में मैं बता देता हूँ। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण की बात करें तो एक स्वतंत्र न्यायिक निकाय है। इसे अधिसमय की व्याख्या या अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद या उन सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त है जिनके लिए किसी अन्य समझौते द्वारा न्यायाधिकरण को अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं पर अगर हम अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तल प्राधिकरण की बात करें तो जिसको आप इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत है कि आईएसए का दायित्व गहरे समुद्र तल से संबंधित गतिविधियों से उत्पन्न होने वाले जो हानिकारक प्रभावों से समुद्री पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला है, ठीक है, उसकी सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित किया जा सके। और तीसरा जिसको महाद्वीपीय सेल्फ की सीमाओं पर आयोग, द कमीशन ऑन द लिमिट ऑन द कॉन्टिनेंटल सेल्फ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो अंक्लॉस के कार्यान्वयन को सुगम बनाता है, विशेष रूप से आधार रेखाओं से जिनसे प्रादेशिक सागर की चौड़ाई मापी जाती है 200 समुद्री मील से परे महाद्वीपीय सेल्फ की बाहरी सीमाओं की स्थापना के संदर्भ में महाद्वीपीय सेल्फ की सीमाओं पर आयोग जिसके लिए कार्य करता है। और समुद्री मील मैंने आपको बता दिया, इसको नॉटिकल माइल के नाम से जानते हैं। रामसार स्थल की बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और आपको बता दूं, पीछे मैंने बताया था कि कई ऐसे अधिसमय हैं, सम्मेलन हैं जो कि 1-1 साल पे होते हैं, जैसे UNFCCC। कुछ ऐसे होते हैं जो 2-2 साल पे होते हैं, UNCBD, UNCCD, ये 2-2 साल पे होते हैं। और कुछ ऐसे हैं जो 3-3 साल पे होते हैं। रामसार जो कन्वेंशन है, जो सम्मेलन है बेटा, वो अधिसमय 3 साल पे होता है। पहले तो मैं आपको बता दूँ शुरुआत में ही, जो ज़रूरी है आपको, ठीक है। पिछला जो हुआ है 2015 में हुआ है, इसका मतलब 2025 में, इसका अगला जो होने वाला 2028 में होने वाला है, समझिए। इसका मतलब जो लोग अभी एग्जाम देने वाले हैं वो लोग आपको 2025 का ही अधिसमय आपको पढ़ना है। रामसार का मेरे ख्याल से 15वां था, उस पर बात कर लेंगे क्या क्या चीज़ें आई हैं रामसार स्थल, रामसार साइट्स के अंतर्गत। पर मेरे ख्याल से आपको बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया रामसार स्थल में क्या चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, रामसार ईरान में एक टाउन है, कस्बा है, उस जगह का नाम है जहाँ पर सबसे पहले आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए लोगों की बैठक हुई थी। और वहीं पर जाकर वो रामसार जो ईरानियन एक टाउन है, कस्बा है, क्षेत्र है, वहीं पर जाकर एक चीज़ डिसाइड की गई। मतलब ये डिसाइड किया गया कि पूरी दुनिया में हम लोग आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे। और रामसार की वजह से ही, क्योंकि यह सम्मेलन ईरान में हुआ था, पहली बार एक मीटिंग बुलाई गई थी, इसका नाम रामसार ही रख दिया गया, रामसार सम्मेलन या अधिसमय कन्वेंशन जिसको आप कहते हैं। और जिसका मुख्य कारण हो गया कि जो आर्द्रभूमि है उसके संरक्षण के लिए हमें
प्रयास करना है। और जिस दिन ये शुरुआत हुई थी उस दिन को हम लोगों ने वर्ल्ड वेटलैंड डे घोषित कर दिया। तो क्या है पूरा का पूरा फैक्चुअल डेटा आपको पहले लिए चलते हैं। जो बैठक होती 1971 में होती, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, रामसार ईरान में अपनाया गया और उद्देश्य यही था कि आर्द्र भूमि का संरक्षण किया जाए, उनके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के लिए एक रूपरेखा प्रदान की जाए और विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर वर्ष 2 फरवरी को मनाया जाना है ना, शुरू किया गया यहाँ से। ठीक है, कहानी आगे बढ़ती है। रामसर साइट जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो वेटलैंड होते हैं, आर्द्र भूमियाँ होते हैं, उनको डिफाइन करना जो है वो रामसर अधिसमय के अंतर्गत ही होता है। इसके अपने ग्रुप मेंबर होते हैं, पूरी बॉडी होती है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रामसर साइट को लिस्ट में लेते हैं और वही कंट्री रामसर साइट के मेंबर हो सकते हैं जिनके यहाँ कुछ ना कम से कम एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वेटलैंड आर्द्रभूमि होना चाहिए। जिसके पास एक भी नहीं हो कभी भी रामसर साइट की लिस्ट में नहीं आ सकता, ध्यान रखिएगा। रामसर साइट अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ जिन्हें पारिस्थितिक, जल वैज्ञानिक एवं जल विविधता मूल्यों के संरक्षण हेतु रामसर अधिसमय के अंतर्गत नामित किया जाता है। भारत के रामसर आंकड़े देखिए तो आज जब मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तब तक कुल 99 रामसर स्थल आ चुके हैं, जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 13.84 लाख हेक्टेयर है। 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में अगर जोड़ लिया जाए कुल मिलाकर इतने लाख हेक्टेयर एरिया में आज वेटलैंड एरिया है जो पूरे भारत में कवर करता है। रामसर नामांकन के मानदंड देखें तो किसी आर्द्रभूमि को निम्नलिखित में से कम एक शर्त पूरी करनी चाहिए। अगर कोई कंट्री रामसर की लिस्ट में आता है तो कोई ना कोई एक शर्त पूरी कर, वैसे तो कुल 9 है, मेरे ख्याल से 9 या 9 से ज़्यादा ही है। संकटग्रस्त प्रजातियों को समर्थन प्रदान करना अथवा 20,000 से अधिक जल पक्षियों को आश्रय देना अथवा महत्वपूर्ण पारिस्थितिक मूल्य विशिष्ट आर्द्रभूमि प्रकार का होना। अब बात होती है रामसर स्थलों के लाभ क्या है। किसी जगह को अगर हम रामसर स्थल डिसाइड करते हैं तो उसको क्या फ़ायदा मिल जाता है। पहली चीज़, वहाँ की जैविकता संरक्षण हो जाती है, यानी आर्द्रभूमि वनस्पतियाँ और वहाँ के जीव जंतु सबको हम संरक्षित कर देते हैं। दूसरा, बाढ़ नियंत्रण एवं भूजल पुनर्भरण। तीसरा, कार्बन पृथक्करण, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। चौथा, वहाँ पर मत्स्य पालन और आजीविका का समर्थन। और पांचवा, पर्यटन एवं अनुसंधान महत्व। ठीक है ना, तो टूरिज्म और रिसर्च इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। फिलहाल यहाँ पर मैंने आपको एक पूरी लिस्ट दी है कि जो भी सबसे नया लास्ट जो मिला है, जब तक मैं आपको क्लास पढ़ा रहा हूँ तब तक जो सबसे नया आया है भारत का, वो आपको सबसे ऊपर मिल जाएगा। सीखा झील बर्ड सेंचुरी, उत्तर प्रदेश, जो अप्रैल 2026 में लास्ट भारत का रामसर साइट हुआ है। हो सकता है जब आप ये लेक्चर सुन रहे हो तब तक एक और बढ़ गया हो, 99 से हो सकता है भारत 100 पूरे कर चुका हो, बिल्कुल, और आगे भी बढ़ता रहेगा, पर आप इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। ये मैं आपको समझा दूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझा दूँ, इसी तरह से आगे आप अपडेट करते रहेंगे। ठीक है, इसके पहले ठीक पटना बर्ड सेंचुरी था, ईटा उत्तर प्रदेश, छारी ढांड वेटलैंड कच्छ गुजरात, और उसके पहले आपके बहुत सारे ये भी काल क्रम से ही लिखा गया है, नीचे से ऊपर बढ़ते जाइए, और लास्ट अभी सीखा है। ठीक है, देखते जाइएगा ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूँ जब आप सुन रहे हो, जब आप इस वीडियो को, लेक्चर को फिर से सुन रहे हो, अभी तो आप जैसे लाइव सुन रहे हैं, ठीक है, बाद में जब आप इसकी कहीं रिकॉर्डिंग सुन रहे होंगे, कुछ चीज़ें हैं जो अपलोड हो चुकी होंगी, तब उसके बाद आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, है ना। जब भी आप सुने अपडेट करना ना भूलें, ये मेरी गुजारिश, अपडेट करते रहें। कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा बेटा, लेकिन ये फैक्चुअल डेटा बदल जाएगा। हर साल कम से कम 10-15 रामसर साइट्स नए ऐड हो ही जाते हैं, जो मैंने देखा है। ठीक है, त्वरित प्रारंभिक तथ्य भारत में देखिएगा, कुछ तथ्य हैं, फिर दोबारा पढ़ लीजिए। भारत में अब कुल 99 रामसर स्थल हैं। भारतीय राज्यों में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। कुछ फैक्ट्स ध्यान रखिएगा, अगर तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल है। केवला 2 राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का, भारत का प्रथम रामसर स्थल था जो लिस्ट में डाला गया था। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की लैगून है। लोकटक झील मणिपुर में तैरते जैव पिंड के लिए प्रसिद्ध है। यह एक तरह से थोड़ा फ्लोटिंग पार्क वार्क भी बोलते हैं लोकटक झील को। भारत की 99 आर्द्रभूमियाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित, जहाँ पर जैव विविधता, पारिस्थितिक सेवाएं और जल सुरक्षा तीनों चीज़ें हो रही हैं। रामसर अधिसमय के अंतर्गत जो तंत्र है क्या क्या है देखते जाइएगा। कुछ तथ्य हैं जो मैं आपको पहले करा रहा हूँ, थोड़ा तथ्यों को पहले निपटा लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। रामसर अधिसमय के अंतर्गत जो तंत्र है वो रामसर सूची,
को तैयार करना, और यहाँ पर जो सूची होती है अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची होती है। यह विश्व का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क है। रामसार स्थलों का नामांकन, मैंने बोला कुल 9 पैरामीटर होते हैं, 9 मानदंड, और 9 मानदंड में से कोई भी एक मानदंड अगर आपके पास है ना, आपके राष्ट्र में किसी वेटलैंड को फॉलो करता है तो उसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वेटलैंड यानी रामसार की लिस्ट में डाल सकते हैं। यही चीज़ है, कम से कम एक को पूरा करने के आधार पर किया जाता है। जैसे प्रकृति का लगभग प्राकृतिक आर्द्र भूमि प्रकार का प्रातिनिधिक, दुर्लभ या विशेष उदाहरण होना, संकटग्रस्त, लुप्त प्राय या अत्यंत संकटग्रस्त प्रजातियों अथवा संकटग्रस्त पारिस्थितिक समुदायों को समर्थन देना इत्यादि। सूची में सम्मिलित आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय स्तर पर एक नया दर्जा प्राप्त होता है। उन्हें मानवता के लिए महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता मिलती है। सर्वाधिक रामसार स्थलों वाला देश अगर कोई है तो यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा रामसार साइट्स हैं। दूसरा सबसे बड़ा रामसार स्थल जो है ब्राज़ील का रियो नेग्रो है, लगभग 1,20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र सबसे बड़ा रामसार स्थल है। याद फिर यहाँ एक चीज़ और, जब भी आप इस लेक्चर को सुन रहे हो, अभी के लिए दिक्कत नहीं जब आप लाइव सुन रहे हैं, लेकिन इसके बाद जब आप दोबारा कभी सुन रहे होंगे कुछ महीने बाद या कुछ सालों के बाद इस लेक्चर को, फिर मैं कह रहा हूँ कंसेप्ट नहीं बदलेगा, इन तथ्यों के अपडेट को करते रहिएगा। और एक बार जाकर ना मेरे टेलीग्राम पे जरूर चले जाइएगा, डॉक्टर रवि पी अग्रवाल ऑफिशियल। क्या पता मैं उस समय आपको कुछ नया अपडेट दे रहा हूँ, और मैं आपको बार बार बोलूँगा जो टेलीग्राम है वहाँ पर ज़रूर जुड़े रहिएगा, ठीक है, क्योंकि पर्सनली मैं आपको हर चीज़ें नहीं दे सकता, लेकिन टेलीग्राम एक ऐसा जरिया है जहाँ पर आप मेरे साथ हमेशा जुड़े रह सकते हैं। इस बार भी, आने वाले सालों के लिए भी, जब जब आप यूपीएससी दे रहे हो, सिर्फ यूपीएससी से जुड़े एग्ज़ाम्स के लिए ही आप मेरे साथ वहाँ जुड़े रह सकते हैं। चाहे आप एंथ्रो ऑप्शन ले रहे हो या साइंस एंड टेक या पर्यावरण पढ़ रहे हो, और या किताब के मेरे अपडेट्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको हमेशा मैं नए नए अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। भारत में रामसार स्थल 99, और एशिया में सबसे ज़्यादा अगर रामसार स्थल किसी देश में है तो बेटा वो हमारे देश में ही आते हैं। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, स्टैटिक में क्वेश्चन आ भी चुका है। मॉन्टेक्स रिकॉर्ड एक ऐसी सूची है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामसार है और वो ख़त्म हो रहा है, फिर से बोल देता हूँ, कोई अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रामसार की लिस्ट में था, ओके, आर्द्र भूमि, और वो ख़त्म हो रहा है, तो उसके संरक्षण के लिए ये मॉन्टेक्स रिकॉर्ड बनाया गया है। जो अगर मॉन्टेक्स रिकॉर्ड में किसी भी वेटलैंड यानी आर्द्र भूमि को एनलिस्ट कर दिया गया है, इसका मतलब उसके संरक्षण के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जाएंगे। भारत में कुछ ऐसे रामसार भूमियाँ थीं जो पहले इसकी लिस्ट में थी और बाद में बाहर कर दी गई हैं, ठीक है। तो यह उन रामसार आर्द्र भूमियों की सूची है जो मानवीय हस्तक्षेप के कारण पारिस्थितिक परिवर्तन का सामना कर रही हैं। भारत में स्थल केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एवं लोकटक झील आज मॉन्टेक्स रिकॉर्ड के अंतर्गत हैं, और चिल्का लेक ऐसा था जो पहले तो मॉन्टेक्स लिस्ट में था लेकिन बाद में हटा दिया गया, इसका संरक्षण किया जा चुका है, इसको फिर से हम अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौटा चुके हैं, ठीक है, सुनते जाइएगा। रामसार अधिगम पर थोड़ी सी और बातें करें तो पक्षकारों का सम्मेलन आर्द्र भूमि के संरक्षित के लिए है। यह रामसार आर्द्र भूमि अधिसमय 1971 का निर्णय निर्माण निकाय है। यह प्रत्येक 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, जिससे अधिसमय के कार्यान्वयन की समीक्षा की जा सके, लोग दुनिया में क्या कर रहे हैं आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए, नीतियाँ, दिशा निर्देश और रणनीति तैयार की जा सके, नए रामसार स्थलों में वित्त पोषण तंत्रों पर निर्णय लिया जा सके। कार्य और उत्तरदायित्व की बात करें तो नीतिगत निर्णय, आर्द्र भूमि संरक्षण, उनके विवेकपूर्ण उपयोग हेतु रणनीतियों को अनुमोदित करना, स्थल नामांकन करना, किनको हम फिर से इसके अंदर लिस्ट में लाएं, वित्तीय एवं तकनीकी सहायता के बारे में, समीक्षा एवं प्रतिवेदन और संशोधन एवं प्रस्ताव, कुछ नए लाने की ज़रूरत है या नहीं, ये सारे निर्णय रामसार अधिसमय में ही होते हैं। वहाँ लोग बैठते हैं, डिसीजन लेते हैं, इस हिसाब से आगे कोशिश की जाती है रामसार सूची के अंतर्गत जो आर्द्र भूमियाँ उनके संरक्षण के लिए। रामसार जो नया है करंट अपडेट्स को 15 जो है बेटा रामसार, पूर्ण नाम इसका रामसार आर्द्र भूमि अधिसमय के संविदात्मक पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक जो 23 से 31 जुलाई 2025 को होती है विक्टोरिया फॉल जिम्बाब्वे में, और इसका विषय होता है यानी थीम जो होता है वही होता है हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमियों का संरक्षण। वैश्विक आर्द्र भूमि संरक्षण नीति एवं सहयोग को दिशा प्रदान करने हेतु इसका आयोजन प्रत्येक 3 वर्षों में एक बार किया जाता है। क्या हुआ को 15 में, आइए बात करते हैं।
कोप 15 में क्या हुआ? सभी संविदात्मक पक्षकारों एवं हितधारकों के प्रतिनिधियों ने अधिसमय के कार्यान्वयन की समीक्षा की तथा वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि संरक्षण को सुदृढ़ करने हेतु अनेक प्रस्तावों को अपनाया। कुल 25 से 28 प्रस्ताव हैं, जहां पर रणनीतिक एवं परिचालन दिशा निर्देशों सहित स्वीकृत किए गए हैं। कोप ने आगामी दशक हेतु आर्द्र भूमि कार्यवाही को दिशा देने के लिए अधिसमय की 5वीं रणनीतिक योजना पर विचार किया है। प्रमुख परिणाम एवं विशेषताएं क्या है? विक्टोरिया फॉल्स घोषणा यहाँ पर हुई है, जहाँ पर यह एक मंत्री स्तरीय स्तर की घोषणा थी। इसमें आर्द्र भूमियों के लिए वैश्विक सहयोग और संसाधन जुटाने को सुदृढ़ करने का आह्वान किया गया। नए रामसार स्थल को मान्यता दी जानी है, जहाँ पर पुरस्कार एवं मान्यताएं प्रदान की गई, जिनमें नागोया जापान को वेटलैंड सिटी एग्रीडेशन तथा लेक इनावाइसिरो को रामसार स्थल के रूप में नामांकन प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल था। ये मतलब सराहना की जा रही है रामसार से, जिससे लोगों को थोड़ा सा एक प्रेरणा मिले। मुख्य केंद्रीय क्षेत्र क्या था? आर्द्र भूमि पुनर्स्थापन एवं संरक्षण, जलवायु सहनशीलता एवं जैव विविधता एकीकरण, क्षमता निर्माण एवं क्षेत्रीय सहयोग और मीठे जल के पारितंत्रों का संरक्षण। चर्चाओं में रामसार लक्ष्यों को कुनमिंग मॉन्ट्रियल, मैंने बोला था, कुनमिंग मॉन्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, एक रूपरेखा जो तैयार की गई है, अन्य वैश्विक ढांचों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया है। रामसार कन्वेंशन के 15वें पक्षकार सम्मेलन का आयोजन जो जुलाई 2025 में हुआ है, इसके मुख्य बिंदु क्या रहे हैं? हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की रक्षा, भारत का प्रस्ताव, भारत की आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संधारणीय जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रस्ताव को 172 देशों के भारी समर्थन के साथ अपनाया गया। विक्टोरिया फॉल घोषणा हुई, जहां पर फॉल्स घोषणा सम्मेलन में ने संसाधन जुटाने और नीतिगत एकीकरण पर जोर देते हुए विक्टोरिया फॉल घोषणा की जारी की। अन्य परिणाम में 13 प्रस्ताव और 2025 से 2034 के लिए 5वीं रणनीतिक योजना अपनाई गई। इंडो बर्मा रामसार क्षेत्रीय पहल हुआ है। सम्मेलन के दौरान इंडो बर्मा रामसार क्षेत्रीय पहल के रणनीतिक योजना 2025 से 2030 को भी लॉन्च किया गया। सदस्य देश कंबोडिया, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम हैं, जिन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें काम किया है। उद्देश्य, इस जैव विविधता हॉटस्पॉट ने आर्द्र भूमि के संरक्षण, बहाली और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा दिया है। अगर हम कार्य योजना की बात करें या पहल आर्द्र भूमि प्रबंधन में सुधार, आजीविका के साथ एकीकरण, स्थानीय क्षेत्रीय कार्यों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित। आपको दिख रहा होगा कि मैं यहाँ पर तथ्यों को सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन बेस्ड ही है, मतलब डेटा बेस्ड ही है। भारत के योगदान की बात करें तो सतत जीवन शैली पर प्रस्ताव, मतलब आर्द्र भूमियों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु सतत जीवन शैली को बढ़ावा देना, यह प्रस्ताव रामसार को 15 में पारित किया गया। यह मिशन लाइफ के सिद्धांतों का समर्थन करता है, जो आर्द्र भूमियों की सुरक्षा हेतु व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्तर पर पृथ्वी हितैषी व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है। रामसार शासन व्यवस्था में भारत को दक्षिणी एशिया का प्रतिनिधित्व करते हुए रामसार अस्थायी समिति 2025 से 28 के लिए चुना गया है। इसे आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित वैश्विक निर्णय निर्माण में भारत की भागीदारी सुनिश्चित होती है। वेटलैंड सिटी मान्यता, इंदौर और उदयपुर को सतत आर्द्र भूमि प्रबंधन के लिए सम्मानित किया गया। इन्होंने काफ़ी संरक्षण किया उस क्षेत्र में। और इंदौर का जो सिरपुर झील है, एक रामसार स्थल को जल पक्षियों के बड़े जमाव के लिए मान्यता मिली। इसे पक्षी अभ्यारण्य के रूप में विकसित किया जा रहा है। ये सब भारत की तरफ से हो रहा है, और जिसके लिए भारत को मतलब ये कह लो कि बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है इस रामसार सम्मेलन के अंतर्गत। एक ऐसा कंसेप्ट है जो अमूमन हर साल ही महत्वपूर्ण है, आप हर साल ही इसको ऐड करो, जिसका नाम है प्रबाल विरंजक। देखो फिलहाल प्रबाल पर अपने आप में देखो तो कई प्रश्न आपके पेपर में आ चुके हैं, और प्रबाल विरंजक एक एवरग्रीन टॉपिक है, मतलब हमेशा ही महत्वपूर्ण। और प्रबाल विरंजक थोड़ा सा हम लोगों ने पीछे प्रदूषण के टॉपिक में भी प्रबाल विरंजक पे कई बार बात किया है, चाहे स्टैटिक रहा हो या फिर करंट अफेयर्स में आप देखो तो हर साल प्रबाल विरंजक पे कुछ ना कुछ बात होती है। जैसे कभी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया बायोराग तकनीकी। बायोराग एक ऐसी तकनीकी है जहाँ पर कृत्रिम तरीके से हम प्रबाल को फिर से बनाते हैं। किसी समुद्री क्षेत्र में जहाँ पर पहले प्रबाल रहा करते थे, उन क्षेत्रों में प्रबाल के समाप्त हो जाने के बाद फिर से कृत्रिम तरीका अपनाते हैं, और कृत्रिम तरीके की मदद से फिर से वहाँ पर प्रबाल की वृद्धि कराते हैं। वो क्षेत्र जो है वहाँ पर जो तकनीकी अपनाई जाती है उसे बायोराग तकनीकी भी कहते हैं।
बायोराग तकनीकी आपके पेपर है, पूछा भी जा चुका है 2022 के आसपास, 21-22 के आसपास। बायोराग तकनीकी क्या है, ठीक है ना। मियावाकी मेथड क्या है, मतलब फिलहाल मियावाकी दूसरी चीज़ है, बायोराग मेथड क्या है। तो एक आर्टिफिशियल तरीका है, कृत्रिम तरीका है, जिसके माध्यम से हम समुद्र के अंदर फिर से एक सबस्ट्रैटम, एक आधार विकसित करते हैं, जहाँ पर जाकर कोरल्स चिपकते हैं और लगातार फिर वृद्धि करते हैं। देखो, कोरल जो है वो एक सहजीविता का उदाहरण है, एक सहजीविता का उदाहरण है। और जो सहजीविता होती है वो किस तरह की होती है, दो जीवों के बीच की प्लस प्लस इंटरेक्शन, दोनों के बेनिफिशियल वाली होती है। कोरल्स के अंदर जो दो जीव आते हैं वो आपको पहले से मैंने बताया है। एक तो कोरल एक सहजीविता का उदाहरण है, ठीक है, बड़ा सहजीविता का उदाहरण है, म्यूचुअलिज्म जैसे आप कह सकते हैं, सहजीविता का उदाहरण है। और यहाँ पे दो जीव आते हैं, एक तो शैवाल आते हैं जो कि पादप है ना, एक तो बेटा इसमें शैवाल आते हैं जो कि पादप है, और दूसरा यहाँ पर जो आता है वो कुछ शैवाल एक तरह के पौधों के समूह में आते हैं जो जलीय होते हैं, ठीक है। शैवाल आपको जल में ही मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो स्वच्छ जल हो चाहे वो लवड़ी जल हो, लेकिन हाँ कोरल्स आपको लवड़ता वाली जगह पे मिलेंगे, ठीक है ना। और दूसरा कुछ जंतु के समूह होते हैं, जैसे हम सिलेंडेटा समूह कहते हैं, यहाँ तक कि मोलस्का समूह के जीवों के साथ भी, है ना। लेकिन मुख्यतः जो होते हैं वो सिलेंडेटा संघ के जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, उनके बीच में शैवाल और सिलेंडेटा के बीच के आपसी सामंजस्य से, यानी प्लस प्लस इंटरेक्शन से जाकर प्रवाल का निर्माण होता है। तो प्रवाल में होते क्या, प्रवाल में मुख्यतः शैवाल और सिलेंडेटा जीव जो होते हैं दोनों साथ मिलकर एक सहजीविता करते हैं और मिलकर समुद्र में प्रवाल का निर्माण करते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहीं पर और बताना चाहूँगा, जो शैवाल होते हैं उनका एक गुण है, ये विभिन्न रंगों में होते हैं। क्या होता है, ये विभिन्न रंगों में होते हैं, दे हैव अ डिफरेंट कलर्स, अलग अलग रंग है। यहाँ तक कि शैवालों को अगर किसी ने थोड़ी बहुत बायोलॉजी पढ़ी उसको पता होगा, सर शैवालों को हम कलर के हिसाब से ही क्लासीफाई करते हैं, रोडोफाइसी रेड कलर, फियोफाइसी ब्राउन, है ना, ब्लू ग्रीन कलर, वो आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, भाई बहुत तरह के होते हैं। यहाँ तक कि जितने बच्चे मेरी क्लास में बैठे, जितनी तरह के कलर कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते, भैया हर तरह के कलर में, लाल है, पीला है, तो ऑरेंज है, तो पता नहीं क्या पर्पल है, हर तरह के आपको शैवाल मिल जाते हैं। इसका मतलब शैवालों में विभिन्न तरह के वर्णक पाए जा रहे हैं, जिसे आप इंग्लिश में पिगमेंट्स कहते हैं। और ये जो वर्णक होते हैं, इन्हीं की वजह से शैवालों का रंग अलग अलग होता है। ध्यान रखना, इनमें वर्णक होते हैं, वर्णक की वजह से शैवाल का रंग अलग अलग होता है। अब कहानी समझना, कहानी ये है कि जब कोरल्स हैं, जिंदा है, तो शैवाल जिंदा है, सिलेंडेट जिंदा है, ठीक है। और इसकी वजह से कोरल का एक रंग है, शैवाल की वजह से कोरल का एक रंग है। और मान लो अगर कुछ ऐसा कारण हो जाए जैसे शैवाल मर जाए, तो बेटा शैवाल मर जाएंगे तो एसोसिएशन मर जाएगा, दोनों के बीच की सहजीविता मर जाएगी, और शैवाल के मर जाने से रंग फेडअप हो जाएगा, और रंग फेडअप हो जाएगा इसका मतलब है कि प्रवाल मर गया, उसी को हम प्रवाल विरंजक कहते हैं। समझा दिया। प्रवाल विरंजक है क्या, प्रवाल विरंजक कुछ नहीं है, शैवाल के मर जाने से सहजीविता समाप्त हो जाती है। शैवाल का रंग डार्क होता है, कुछ कलर होता है वो खत्म हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, उस तरह का कलर हो जाता है, उसी को कहते हैं हम प्रवाल विरंजक की घटना। बस यही पूरी कहानी है, तो समझा, कहते हैं इसको हम प्रवाल विरंजक की घटना कहते हैं, यही पूरी कहानी है। आगे बढ़ो, देखो अब बात होती है चर्चा का विषय क्यों है। अब भारतीय तटों पर बड़े स्तर पर कोरल ब्लीचिंग देखी गई, यानी प्रवाल विरंजन देखा गया। खासतौर से अब लक्षद्वीप, मन्नार की खाड़ी, पाक वे जो है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर ऐसे रिपोर्ट मिले जहाँ पर कोरल समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब अलग अलग जगहों पे जो कारण रहे हैं उनमें एक तो बता दूं, अलग अलग तरह के जीव हैं, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग तरह के कोरल्स हैं, जैसे अगर आप लक्षद्वीप में देखो, या मन्नार की खाड़ी में देखो, या पाकवे में देखो, या गोवा में देखो, कहीं भी अलग अलग जगह पे आपको कोरल मिलते हैं, पर अलग अलग तरह के ये कोरल होते हैं। जरा मैं आपको कुछ फैक्चुअल डेटा जरा देता हूँ, पहले सुनना। जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट के बेसिस पर मैं आपको इसको कंक्लूजन में लेकर चलता हूँ, ठीक है, धीरे धीरे समझिएगा। देखो रिपोर्ट ये आता है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में ये द्वीप कोरल एटॉल यानी प्रवाल वलय से बने हैं, ठीक है। मतलब एटॉल एक तरह का कोरल होता है, उससे वजह से होते हैं, जो कोरल ब्लीचिंग के कारण महत्वपूर्ण जोखिम में है। कवरत्ती द्वीप समूह जो यहाँ पर मिल रहा है, लगभग सभी प्रजातियों जैसे एक्रोपोरा, मुरिकाटा और पोरिटस सिलिंड्रिका में ब्लीचिंग देखी गई है। ऐसी प्रजातियाँ जो अक्सर अधिक तनाव सहिष्णु होती हैं, जैसे पोरिटस ल्यूटिया और पावोना,
वेरिएंस, उन्होंने भी लक्षद्वीप में ब्लीच करना शुरू कर दिया है। ये आपको दिख रहा है लक्षद्वीप में जो रिपोर्ट आ रहा है, ठीक है। वहीं दूसरा रिपोर्ट मन्नार की खाड़ी में क्या आ रहा है करंट अफेयर्स में, जलवायु और मानव जनित कारकों के संयोजन के कारण मन्नार की खाड़ी में प्रवाल भित्तियों की स्थिति खराब हो गई है। और मन्नार की खाड़ी में ऐसा मानते हैं कि जो जीवित प्रवाल है आवरण 2005 से 2021 37% से घटकर 27.3% रह गए हैं। वहीं पाकवे में क्या आ रहा है कि औसत प्रवाल आवरण 2007 में जो 30.8% था 2019 तक आधा थे गिर के 18.7% रह गए। और वहीं जो गोवा में आ रहा है कह रहा है यहाँ कोरल बीचिंग शुरू हो गई है, लेकिन यह केवल एक प्रजाति गोनियोपोरा तक सीमित है। ये आपको भारत से कुछ रिपोर्ट आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि कोरल जो है वो समाप्त हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर कोरल बीचिंग को थोड़ा सा पिक्चर्स के थ्रू समझाने की कोशिश की कि भाई यहाँ पे अच्छा खासा कोरल है ना, और एल्गा जो है वो एकदम डिपेंडेंट है, पूरा बढ़िया कलर है, धीरे धीरे स्ट्रेस कंडीशन आ रहा है, शैवाल मर रहे हैं, कलर यहाँ डार्क से लाइट हो रहा है, यहाँ पूरे ही मर गए, इसको ब्लीच कह दिया, और यहाँ तक करते करते कोरल जो मर गए है ना, मर गए। ये आपको भारत का क्षेत्र है, जैसे गल्फ ऑफ कच्छ है, अरेबियन सी वाला एरिया, लक्षद्वीप वगैरह, गल्फ ऑफ मन्नार, पाक बे, अंडमान निकोबार, ये वो एरिया है जहाँ पर भारत में आपको कोरल वगैरह देखने को मिल सकते हैं, जो आपको क्षेत्र यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देखो गया गल्फ ऑफ कच्छ, अरेबियन सी हो गया बेटा, लक्षद्वीप हो गया, या गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, या अंडमान निकोबार हो गया, इन क्षेत्रों में आपको कोरल्स दिखते हैं, ठीक है। याद रखना आपके पेपर में कोरल्स के लोकेशन पर भी प्रश्न पूछा जाता है, कोरल के लोकेशन पर भी प्रश्न पूछा जाता है। अब कोरल्स में देखो फिलहाल वही सारी चीज़ें जो मैंने आपको शुरुआत में बोली थी, इसकी परिभाषा, संरचना, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको दोबारा यहाँ पर दिख रही हैं। क्या है सुनिएगा, परिभाषा और संरचना, यह मुख्य समुद्री प्रजातियाँ हैं। पॉलिप्स, अच्छा पॉलिप्स का, कोरल को हमेशा कोरल पॉलिप्स क्यों कहते हैं, क्योंकि कोरल कहीं पर भी होते हैं ना, समूह में होते हैं, अकेले नहीं होते, इसलिए कोरल को कोरल पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषक शैवाल जू जैंथिली के बीच सहजीवी संबंध के कारण बनती है। जीवित रहने के लिए आवश्यक स्थितियाँ क्या हैं, जीवित रहने के लिए तापमान 23 से 29 डिग्री के बीच चाहिए, तो ठीक है ना, ये ज़्यादातर आपको मिलते हैं उष्णकटिबंधी, ये क्या नाम है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज़ में, पर सिर्फ नहीं होते हैं, और भी ठंडी एरियाज़ में भी आपको कोरल मिल जाएंगे, पर कम मिलेंगे। अधिकतर खारा पानी 32 से 42 भाग प्रति हज़ार के बीच हो पीपीटी। स्वच्छ और उथला पानी जहाँ प्रचुर मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध हो, क्योंकि शैवाल है, और शैवाल के लिए क्या होना चाहिए, भोजन, सन की लाइट होनी चाहिए, नहीं तो पौधे बनेंगे नहीं, ठीक है। और इस तरह की अच्छा वैसे भी ना हम लोग कोरल्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। कोरल्स का भी पूछे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी क्या है, तो याद रखिए कोरल्स को हम रेन फॉरेस्ट ऑफ सी के नाम से भी जानते हैं। प्रवाल विरंजन के बारे में बात करें तो समुद्र की सतही तापमान में लगातार वृद्धि होने से जू जैंथिली जो प्रवालों को रंग प्रदान करते हैं, उनकी 90% पोषण आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके मेजबान प्रवाल को छोड़ देते हैं, इनके परिणाम स्वरूप प्रवाल सफ़ेद हो जाते हैं, इसे प्रवाल विरंजक कहा जाता है। ये तो आप ऐसे ही समझ रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रवाल विरंजन की घटनाएं 1998, 2010, 2014 से 17 में दर्ज की गई हैं। विश्व स्तर पर, सिर्फ अमेरिका में नहीं, विश्व स्तर पर ये घटनाएं जो है वो देखी गई हैं। रिपोर्ट सुनते जाइएगा, रिपोर्ट, ठीक है। प्रवाल विरंजन के प्रमुख कारण देखें तो यहाँ पर आपको समुद्र का तापमान बढ़ना, ठीक है, और ख़ासतौर से ऐसा इसलिए हो रहा है, अच्छा एक तो ये छिछले पानी में, बहुत ज़्यादा डीप समुद्र में तो है नहीं, कि नीचे आपको समुद्र में अगर सन की लाइट बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, तो नीचे तक इफेक्ट नहीं जाएगा। ये तो भैया छिछले पानी में, पानी ज़्यादा गहरा तो है नहीं, तो यहाँ पर आपको वैश्विक तापमान जो बढ़ रहा है उससे इन क्षेत्रों पर प्रभाव, और ये सेंसिटिव है टेम्परेचर वगैरह को लेकर। तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि वातावरण में विकिरित ऊष्मा को फंसा लेती है, जिससे अतिरिक्त भाग महासागरों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे SST यानी सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरा, समुद्री ऊष्मा तरंगे, गर्मियाँ जो बढ़ रही हैं, हीट वेव्स जो होते हैं, तो अत्यधिक वृद्धि, क्योंकि SST की वजह से जो होता है, ये सी सरफेस टेम्परेचर के बढ़ने से समुद्र के अंदर जो हीट वेव्स हैं वो बढ़ रहे हैं। जैसे जू जैंथिली जो, जैसे मैंने आपको सिलेंट्रेटा बोला था, मोलस्का के सदस्य बोला था, भैया वो मरेंगे तो कहीं ना कहीं घटनाएँ होंगी। वहीं पर एल नीनो वगैरह जैसी घटनाएँ जो टेम्परेचर वगैरह को बढ़ा रही हैं, ठीक है। महासागरीय धाराओं में परिवर्तन, शिफ्टिंग ओशन करंट लगातार बदल रहे हैं। स्थल एवं समुद्र के तापीय प्रतिरूप, समुद्री जल की लवणता तथा पवन प्रतिरूपों में परिवर्तन के कारण महासागरीय धाराएं बदलती हैं। इससे SST में, SST मतलब क्या हो गया, SST मतलब सी सरफेस टेम्परेचर में
परिवर्तन होता है जो प्रवालों के अस्तित्व को प्रभावित करता है। वहीं अगली तरफ अवसादन की बात करें, सेडिमेंटेशन की बात करें, तो जो नदी अवधि अपने साथ चीज़ें ला रही हैं, कोस्टल एरिया में रख रही हैं, वहाँ पे हो सकता है पेस्टिसाइड्स वगैरह भी आ रहे हो, फर्टिलाइज़र्स आ रहे हो, केमिकल्स वगैरह आ रहे हो। तो तल ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग, तटीय क्षेत्रों में अपशिष्ट फेंकने से अवसादन बढ़ता है, जो जू जंतली की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करता है। परिणाम स्वरूप प्रवाल विरंजन होता है। ये सब चीज़ें हैं जो कि प्रवाल विरंजन के कारण हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप देखो तो भारत में मूंगा संरक्षण के लिए की गई बहुत सारी पहल भी हैं, ठीक है ना। क्या क्या किया गया ज़रा देखो। और एक मैंने अभी आपको बोला था बायोराग तकनीकी, है ना, बायोराग तकनीकी। और मैंने कहा था बायोराग तकनीकी आपके पेपर है, वैसे आया हुआ प्रश्न है। ओके, बायोराग तकनीकी आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आपके पेपर में पूछा गया प्रश्न है। देखो बच्चों, 1986 कुछ रिपोर्ट देखते हैं, ठीक है। 1986 के व्यापक पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत जारी 1991 की तटीय विनिमय क्षेत्र, ओके, तटीय विनिमय क्षेत्र, ठीक है, कोस्टल रेगुलेटरी जोन जिसे कहते हैं, सूचना जैसे अधिनियम भारत में मूंगा चट्टानों की समग्र सुरक्षा निश्चित करते हैं। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट द्वारा पारिस्थितिकी विकास यानी इको डेवलपमेंट गतिविधियाँ, इन पहलों ने स्थानीय मछली पकड़ने वाले समुदायों को सशक्त बनाया, जिससे उन्हें आय के अतिरिक्त या वैकल्पिक स्रोत मिले, लेकिन वहीं पर इन्होंने जैव विविधता को बर्बाद भी किया है, ठीक है। ऐसे प्रयासों से समुद्री संसाधनों, विशेष रूप से मूंगा चट्टानों पर दबाव कम करने में मदद की है, जिससे उनके संरक्षण स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। कोरल रीफ रिकवरी प्रोजेक्ट मीठापुर, कच्छ की खाड़ी और गुजरात में इस तरह की चीज़ें भारत ने चलाई। भारतीय वन जीव ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया और गुजरात वन विभाग द्वारा 2008 में शुरू किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के एक मॉडल सार्वजनिक निजी प्रबंधित मूंगा पारिस्थितिक तंत्र के निर्माण की परिकल्पना करता है। इसका उद्देश्य मूंगा प्रत्यारोपण, मतलब वहाँ पर आर्टिफिशियल ट्रांसप्लांटेशन करना है, और प्राकृतिक भर्ती जैसी गतिविधियाँ के माध्यम से खराब हो चुकी चट्टानों को बहाल करने के लिए वैश्विक बेंचमार्क का उपयोग करना है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने गुजरात वन विभाग के साथ मिलकर कच्छ की खाड़ी में मूंगा चट्टानों को सफलतापूर्वक फिर से बहाल किया है। कच्छ की खाड़ी में मूंगे की एक शाखा वाली प्रजाति स्टैगहॉर्न कोरल, जो लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गई थी, उसकी बहाली हम लोगों ने सफलतापूर्वक कर डाला है। मतलब हमने फिर से उसको जिंदा कर रखा है, जिंदा कर दिया है, ठीक है। बहुत बड़ी चीज़ अपने आप में, जिंदा कर दिया है। अब एक अलग से एक मिसलेनियस डेटा है जो आपको बता रहा हूँ। फिलहाल इसका कोरल और मैंग्रोव से कोई लेना देना नहीं है। वनों पर एक पर्यावरणीय लेखांकन 2025, एक तरह से आप कह लीजिए कि एक इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग है जो वन को लेकर किया गया। 2025 का एक रिपोर्ट है जिसके थ्रू कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी चाहिए, और हो सकता है आपके पेपर में वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 के अनुसार या ऐसा वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन करके कोई शब्द आ जाए, इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग करके ऑन फॉरेस्ट। तो क्या है देखिएगा, एक रिपोर्ट है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, और वनों पे एक पर्यावरणीय लेखांकन 2025 के बारे में देखा जाए तो ये पर्यावरणीय लेखों से संबंधित 8वां लगातार संस्करण है। इस लेखांकन के द्वारा अगर देखा जाए तो बहुत सारे प्रकाशन मतलब पब्लिश किए जाते हैं जो संयुक्त राष्ट्र के इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर काम करते हैं। मतलब ये कह लो कि पर्यावरण में होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उससे इकोनॉमी वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। इवन इस एसई को, जिसको हम लोग सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंट्स कहते हैं, एक तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, और मैंने आपको बोला पर्यावरण को अर्थव्यवस्था के साथ देखने की कोशिश करता है, और जितने भी पर्यावरणीय आंकड़े हैं उसको एकत्रित करता है एसई, और इसके द्वारा देखने की कोशिश करता है कि किस तरह से इकोनॉमिक ह्रास हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट है, और विकसित करता जो है वो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय आयोग तथा खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा वर्ष 2012 में इसे विकसित किया गया। फिलहाल इस पर प्रश्न अभी तक आया नहीं है। पहली बार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स,
इम्प्लीमेंटेशन MoSPI द्वारा वर्ष 2018 में अपनाया गया है, ये भारत के अंदर अपनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से 2012 में से इसकी शुरुआत हुई है और भारत ने 2018 में इसको अपनाया। इसका मुख्य कार्य यही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं, जो इन्वायरमेंट में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उससे किस तरीके से हम लोगों के मतलब इकोनॉमी में इफ़ेक्ट पड़ रहा है, इसकी पूरी समीक्षा की जानी है। तो बेटा ये पूरे के पूरे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको करा दिए। ओके, इसमें एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, भारत के वनों की स्थिति। ओके, मैंने आपसे बोला था ना, हर 2-2 साल पे एक रिपोर्ट आता है, इसे ISFR कहते हैं। 2023 के बाद अभी तक रिपोर्ट आए नहीं और 3 साल गुजर चुके हैं करीब करीब। तो फिर भी ये पुराना रिपोर्ट है, मैं आपको वही दिखा रहा हूँ। फ़िलहाल पुराने रिपोर्ट्स आपके पेपर में नहीं आएंगी, इसकी एक्सपेक्टेशन बहुत कम है, ना के बराबर है, मतलब 1% भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इसको करा देता हूँ कि लास्ट हर साल कुछ ना कुछ अपडेट आपको कराना होता है। ISFR में भारत में फॉरेस्ट रिपोर्ट क्या नया आया है, तो भारत में कुछ भी फॉरेस्ट रिपोर्ट नहीं, यही रिपोर्ट है जो आया हुआ है। या भारत के वनों की स्थिति, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का द्विवार्षिक प्रकाशन, जो ऊपर ही आपको हेडिंग मिल जाएगा। द्विवार्षिक मतलब हर 2-2 साल पे ये प्रकाशित होता है। क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें बोलता है, जरा आप देखिएगा। कुल वन एवं वृक्ष आच्छादन क्षेत्र भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% तक बढ़ा है। पहले वो 24.62% था। बिल्कुल अब जाके ये घटा ही होगा, क्योंकि वन खूब काटे गए हमारे देश में। ठीक है, भारत दुनिया में दूसरे नंबर वन को काटने के सूची में मैंने सुना है, जो मैंने लिस्ट आई है। नहीं, इसने 21.76% वन आच्छादन तथा 3.41% वृक्ष आच्छादन शामिल है। अधिकतम वृद्धि जो हुई थी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्शाया गया। नया डेटा आने दीजिए, देखते हैं क्या होता है, इसलिए इस पर प्रश्न नहीं आएंगे। ठीक है, ये अभी पुराना ही डेटा है जो भारत सरकार की तरफ से अभी भी अवेलेबल है साइट पे। वन आच्छादन में 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में वन आच्छादन क्षेत्रफल के 33% से अधिक है और भारत का लक्ष्य ही है 33% लाना। लेकिन अभी सिर्फ ये 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में ही है। 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जिनमें वन आच्छादन 75% से अधिक है: मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय। और मेरे ख्याल से अंडमान निकोबार तो बर्बाद कर ही रहे हो तुम लोग, पता ही होगा, इंडस्ट्री और ESZ के नाम पर। ठीक है, शीर्ष 3 राज्य क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। शीर्ष 3 राज्य प्रतिशतता के आधार पर लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार। ये क्षेत्रफल के आधार पर, ये प्रतिशतता के आधार पर पूरे लैंड का कितना हिस्सा जो है वो वन में है। कुल मैंग्रोव आच्छादन देखिए तो करीब 4,992 वर्ग किलोमीटर है। 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है मैंग्रोव में। गुजरात में कमी दर्ज की गई, जबकि आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र में फिर भी मैंग्रोव में थोड़ी वृद्धि देखी गई है। नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के अंतर्गत लक्ष्य क्या है? कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो दर्शाता है भारत ने 2005 की तुलना में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक प्राप्त कर लिया है, जबकि 2030 तक लक्ष्य 2.5 से 3 बिलियन टन का है। तो देखते हैं, और इसको भी बढ़ाकर अब इसको 4 से 5 बिलियन टन कर दिया गया है। जो आप NDC का नया रिपोर्ट देखें उसमें आपको मिल जाएगा। इसको बढ़ाकर अब लगभग 5 बिलियन टन किया जा रहा है, 4 से 5 बिलियन टन। तो ये है बेटा आपका सारा का सारा अपडेट्स जो आपके परीक्षा के लिए ज़रूरी था, मैंने करा दिया है। बाकी जितने भी विद्यार्थियों ने मेरी क्लास सुनी है और लगता है कि सच में जितने भी क्लासेस आपको दिए गए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, बहुत सारे नेटवर्क हैं, बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं मेरा पढ़ाया आता है। अगर आपको लगता है कि सच में मेरी क्लासेस गुणवत्ता परक हैं, मैंने आपको विषय को समझाने की कोशिश की, ना कि रटवाने की कोशिश की है, तो आपसे गुजारिश है, ये जो बुक आप पीछे देख रहे हैं मेरे पीछे, ठीक पीछे, ये शुद्ध हिंदी में भी आएगी और शुद्ध इंग्लिश में भी आएगी, मिलेगी, आपको मिलेगी। इस बुक के साथ एक मैंने नया काम क्या किया है, इसमें मैंने कृषि और आपदा प्रबंधन भी है, यानी 100 मार्क्स आपका मेंस पूरा कवर करता है किताब, 100 मार्क्स प्लस GS पेपर 3 का, और करीब 15 प्लस प्रश्न जो आपके पेपर में पर्यावरण से आते हैं वो पूरा प्रारंभिक परीक्षा कवर करता है। मुख्य का पर्यावरण, कृषि, आपदा प्रबंधन का 100 मार्क्स कवर करता है। यहाँ पर मेरे 100 से अधिक वीडियोज़ भी हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम सुन रहे हो चाहे हिंदी मीडियम में, डिक्टो सेम किताब है, सेम कैरेक्टर्स हैं, सेम टॉपिक्स हैं, सेम आर्टिकल्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। आपको एकदम दूसरे की जीरोक्स कॉपी मिलेगी। आप हिंदी का इंग्लिश जीरोक्स देख सकते हैं या इंग्लिश का हिंदी जीरोक्स देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों की गुणवत्ता एक है। ऐसा तो है नहीं कि UPSC हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए आसान प्रश्न बनाता है, इंग्लिश मीडियम का अलग बनाता है। आपने सेम अध्यापक सुना है जो आपको हिंदी में पढ़ाता है, सेम अध्यापक जो आपको हिंदी में पढ़ाता है, सेम जिसकी किताबें मैकग्रा-हिल में इंग्लिश में भी आती है, सेम जिसकी मैकग्रा-हिल में हिंदी में भी आती है। और पहली बार मैंने कोशिश की थी कि इस किताब के थ्रू आपको सारे वीडियो लेक्चर्स दे दूँ अपने,
तो उस किताब में आपको मेरे लेक्चर मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके जो 2011 से लेकर आज तक जितने भी PYQs आए हैं यूपीएससी में, बेटा 230-40 क्वेश्चन आपके पेपर के, 30 से ज़्यादा ही प्रश्न यूपीएससी के प्रीलिम्स के पूरे वीडियो डिस्कशन मैंने किए हैं। इस किताब को जाइएगा, लीजिएगा, स्कैन कीजिएगा, स्कैन को करने के बाद इसको टर्न कीजिएगा, पीछे एक स्कैन कोड होगा उसको डालिएगा और सारे लेक्चर्स आप स्कैन करके सुनते जाइए। इस किताब में जहाँ जहाँ कोई अच्छा टॉपिक होगा उसके स्कैन कोड होंगे, स्कैन करते जाइएगा, मोबाइल फ़ोन पे सुनते जाइएगा। ठीक है, आराम से जाइए, एंजॉय कीजिए। और ख़ास तौर से वो गांव में रहने वाला विद्यार्थी जो शहरों तक मेरे पास नहीं पहुंच पाता है, जाओ इस बुक के थ्रू आप पूरे PYQs, पूरे वीडियोस सुन डालो। अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियोस तो मैंने आपको दे दिए हैं। ठीक है, और इस बुक को लिखने के पीछे मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि जो कमी आपको पर्यावरण में रही है वो कमी आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद आपको कभी भी विज्ञान तकनीकी तो आपके पास पहुंची हुई है और पर्यावरण पहुंच रही है, और अगर विज्ञान तकनीकी और पर्यावरण ठीक से आप कर लेते हैं तो आपके 30 प्रश्न बन जाते हैं प्रीलिम्स में। और अगर इस बुक और साइंस एंड टेक की बुक को कर लीजिए, करीब 140 नंबर आपका मेंस कवर हो जाता है 250 में से GS पेपर 3 में। अब क्या करोगे, जान लोगे क्या? तो आपको मैंने बहुत कुछ दे दिया है, ढंग से जाना। और इन सारे वीडियोस को मेरी आपसे गुजारिश है, बड़ी मेहनत की है, रात रात भर जग जग के मैंने किताब लिखी है, वीडियो रिकॉर्डिंग की है, आपके लिए मैंने दिया। और इसको खूब सुनना 5-5, 6-6 बार, और इसको अपने मित्रों को भी ज़रूर बताना अगर आपको फ़ायदेमंद मिलता है, लगता है तो। ठीक है, इतनी एक गुजारिश है। अगर आपको ये लेक्चर्स सारे कुछ समझ में आए होंगे तो ये मेरी गुजारिश है, मित्रों को भी बता दीजिएगा। इसके जो भी वीडियोज़ लेक्चर्स वगैरह हैं सारे सुन डालिए स्कैन कर करके। 100 से अधिक लेक्चर्स हैं। बाकी यहीं पर हम लोग चीज़ें समाप्त करते हैं। बाकी UPSC एग्ज़ाम्स के बाद आप मुझे अपडेट देते रहिएगा, या स्टेट PCS एग्ज़ाम्स भी आप लिखते हैं तो मुझे अपडेट देते रहिएगा। मेरा नंबर आपको मैं दे ही देता हूँ फिर से, 9911809808। यहाँ पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, या टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर करीब कई हज़ार बच्चे जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े रहिएगा। वहाँ पर आप मुझे मैसेज कीजिएगा, जैसा भी पेपर होगा, अपडेट होगा, अच्छा हो बुरा हो, कोई संशोधन करना हो, कुछ और चीज़ें चाहिए लेक्चर्स में या फिर किताब में, आपकी राय हमेशा चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, कुछ ना कुछ सुधार हमेशा ज़रूरी होता है, चाहे मुझ में, चाहे किताब में, चाहे आने वाले समय में। करता रहूँगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जामिनेशन। UPSC, UPPSC, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जितने भी स्टेट दे रहे हैं सब दीजिए। इन वीडियो लेक्चर को खूब सुनते रहिएगा। मेरे जो करंट वीडियोस अपडेट्स वगैरह आते रहेंगे उसको खूब सुनिएगा। टेलीग्राम पे हमेशा जुड़े रहिए। जय हिंद।